नमस्कार सर्वांना, शुभ सकाळ. मी हेमंत जगताप आपणा सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आपणास माहितीच आहे की शेकरू टीव्ही प्रत्येक रविवारी नवीन नवीन तंत्रज्ञान घेऊन शेतकऱ्यांसाठी येत असतं आणि या तंत्रज्ञानामध्येच आतापर्यंतच्या बऱ्याचशा शेतकऱ्यांच्या मनातील ज्या शंका आहेत तर त्या आपण दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतो. याच अनुषंगानं आपण या रविवारी एक नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत. आपणाला माहिती आहे की आजचे जे शेतकरी आहेत हे प्रगतशील शेतकरी तर आहेतच, परंतु त्याबरोबरच ते एक प्रयोगशील शेतकरी होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि त्याच्यामध्ये हे सर्व करत असताना त्या शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये ज्या शंका आहेत तर त्या दूर करण्याचा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत. याच अनुषंगानं आपण या रविवारी एक नवीन तंत्रज्ञान किंवा एक नवीन शेती की ज्याला आपण म्हणतो की ड्रॅगन फ्रूटची शेती हे घेऊन आलेलो आहोत. हे ड्रॅगन फ्रूटची शेती करत असताना बऱ्याचशा लोकांना माहिती आहे की हे ड्रॅगन फ्रूट हे जे फळ आहे हे आपल्या भारतातील फळ नाहीये, परंतु या फळाचा बरेचसे लोक म्हणतात की मेक्सिको मधून आपल्यामध्ये आलं किंवा याचं ओरिजिन मेक्सिकोमध्ये आणि याची जास्तीत जास्त लागवड ही सध्या व्हिएतनाम कंट्रीमध्ये केली जाते. किंवा बऱ्याच वेळेस आपण म्हणतो की आपल्याकडे जे ड्रॅगन फ्रूट मिळतं तर त्याच्यामध्ये व्हिएतनाम जातींचा खूप जास्त समावेश असतो. ज्यावेळी एखादं फळ बघतो आपण की तुम्हाला हे काटेरी एखादं निवडुंगासारखं हे फळ दिसतं समोरासमोर पाहायला मिळतो, कधी तो पांढऱ्या रंगामध्ये पाहायला मिळतो. तर हे नक्की काय असतं किंवा याच्या जाती कोणत्या, बरोबर आहे? या सर्व गोष्टींची जी आपण ज्यावेळी चर्चा करणार आहोत तर याच्यामध्ये आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला श्री विशाल गाडा सर, संस्थापक ऑरोच ॲग्रो इंडिया प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कच्छ, गुजरात हे लाभलेले आहेत. सर्वप्रथम मी सरांचं शेकरू टीव्ही फाउंडेशन तर्फे या ठिकाणी स्वागत करतो. आजचा जो विषय याच्यामध्ये भारतातील सर्वात मोठे ड्रॅगन फ्रूट लागवड क्षेत्र कुठे केलेलं आहे, बरोबर आहे? हे करत असताना त्याच्यामध्ये आपण त्याची रोपवाटिका कशा प्रकारे केली जाते, बरोबर आहे? आपण जे ऑनलाईन शिवर फेरी घेणार आहोत तर ती सांगली आणि कच्छ, गुजरात या ठिकाणून घेणार आहोत. आणि या पूर्ण सत्रामध्ये आपण हे ड्रॅगन फ्रूट ऍक्च्युली कशा प्रकारे लागवड केलं जातं, त्याला कोणकोणत्या निविष्ठ लागतात, ट्रेलेज आणि पोल पद्धत या दोन पद्धतीने सध्या भारतभर लागवड जास्त प्रमाणामध्ये केली जाते. तर या दोन पद्धती नक्की कोणत्या आहेत, याच्यामध्ये कीड आणि रोग नियंत्रण ज्याला आपण म्हणतो पेस्ट आणि डिसीज कंट्रोल, तर ते कशा प्रकारे केलं जातं. याच्यामध्ये इंटरक्रॉपिंग जो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो ज्याला आपण आंतरपीक पद्धती म्हणतो, बरोबर आहे? तर त्या आंतरपीक पद्धतीमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे करू शकता, आतमध्ये पाणी पाटाने द्यायचं का ड्रिपने द्यायचं हे पण आपण बघणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे याचं अर्थशास्त्र की जो इकॉनॉमिक्स, तर याला ऍक्च्युली हे परवडेल का नाही आपल्या शेतकऱ्यांना, बऱ्याचशा लोकांमध्ये जी शंका आहे तर ते पण आपण बघणार आहे. हे सर्व केल्यानंतर याची टिकवण क्षमता किंवा ज्याला आपण म्हणतो की पॅक हाऊस, त्याची प्रतवारी, निवड, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक हे कशा प्रकारे असतं याचीही आपण चर्चा करणार आहोत. नंतर मार्केटिंग, सगळ्यात महत्वाचं मार्केटिंग, कारण की मार्केटिंग करत असताना बऱ्याचशा वेळेस लोकांना आज जे शासन जे नवीन योजना काढते, बरोबर आहे, जे तुम्ही पिकवणार आहे तेच विकलं गेलं पाहिजे, बरोबर आहे, पिकेल ते विकेल या हिशोबाने याचा पण आपल्याला काही फायदा होऊ शकतो का? ऑर्गॅनिक फार्मिंग किंवा ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन सगळ्यात महत्वाचं. ऑर्गॅनिक फार्मिंग किंवा ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन ज्याला आपण म्हणतो की सेंद्रिय प्रमाणीकरण काळाची गरज आहे. तर त्या दृष्टीने याच्यामध्ये आपल्याला काय करता येईल, हे पीक तुम्ही पिकवल्यानंतर त्याची प्रक्रिया त्याला प्रोसेसिंग आपण काही करू शकतो का? आणि हे जे आपल्याला आज माहिती सांगणार आहेत तर त्यांच्याकडून आपल्याला कोणकोणत्या भविष्यामध्ये सर्व्हिसेस अवेलेबल होणार आहेत या सर्वांची आपण चर्चा या ठिकाणी करणार आहोत. ठीक आहे, तर मी अधिक वेळ न करता आजचे जे मान्यवर आहेत आपले विशाल गाडा सर यांना विनंती करतो की सर कृपया आपण मार्गदर्शनास सुरुवात करावी. विशाल सर प्लीज. मेरा नाम विशाल है। सॉरी, मैं मराठी में नहीं बोल पाऊंगा, हिंदी या इंग्लिश ही है, तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू हेमंत भाई और शेकरू टीम को जिन्होंने हमें ये मौका दिया इधर आने के लिए। तो अब जैसे कि हेमंत भाई ने बताया, हम लोग इंडिया के सबसे बड़े ड्रैगन फ्रूट फार्मर्स हैं। हमारा खुद का कच्छ में 65 एकर्स में ड्रैगन फ्रूट है, जो हम लोग ने 6 साल पहले चालू किया था। 15 एकड़ से आज 65 एकर्स है। 1.5 एकड़ सांगली में है थोड़ा सा सर और साउंड अभी ज्यादा, संगमनेर, ऑडियो प्लीज ज्यादा, ऑडियो आपका। सॉरी, विशाल सर और थोड़ा सा अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा ये करके बोलो आप थोड़ा सा। ओके। और फिलहाल मैं संगमनेर में हूँ, जहाँ पे हमारा 20 एकड़ का नया फार्म ड्रैगन फ्रूट का चालू हो रहा है। तो ड्रैगन फ्रूट हमको दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कच्छ में हम लोग खुद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, कंसल्टेंट्स थे फाइनेंस के,
हम लोग 3 पार्टनर्स है और अकाउंटिंग फाइनेंस में ही हमारा कंसल्टेंसी था। और फिर हम लोग एग्रीकल्चरल कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहे थे, तब हमको हुआ कि हम भी कुछ एग्रीकल्चर खेती में हमको कुछ करना चाहिए। तो कच्छ में हमारी ज़मीनें पड़ी थी, तो हम लोग ने सोचा कि इसमें कुछ अलग करते हैं। तो कच्छ में वहाँ का प्रसिद्ध है केसर आम, दाड़म और खारेक, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसके अलावा इसमें क्या है कि वातावरण का इस पे बहुत ही असर आता था, तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाता था, सामने भाव इतने नहीं मिलते हैं। तो हमने सोचा कि दूसरा क्या कच्छ में ला सकते हैं। तो हमने बहुत स्टडी किया, तो ये फिर ड्रैगन फ्रूट लेके आए हम, जो आप देख सकते हो ये कैक्टस है। कैक्टस थोर, जो हमारे गुजराती में बोलते हैं, इसे थोर प्रजाति का बोलते हैं, कांटे वाला, जो रण प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमने इसका बहुत स्टडी किया कि ये एरिड जोन, अपना एरिज़ोना, मेक्सिको, उस रीजन में बहुत हो रहा था। लेकिन फिर इसका प्लांटेशन आज की तारीख में वियतनाम जैसे जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर अपना समझ लीजिए कि 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहता है, विंटर भी रहती है, तो उसमें भी ज़्यादा मतलब 20 डिग्री तक ही इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, उस रीजन में होता है। फिर बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो फिर उसके ऊपर स्टडी किया कि इसको कच्छ में कर सकते कि नहीं, लेकिन हम लोग ने 15 एकड़ का जो ट्रायल प्रोजेक्ट किया, उसमें बहुत ही सक्सेस गए। इसीलिए फिर हमने कच्छ से ये स्टार्ट किया। और इसकी जो लागत जो स्टार्टिंग में हमको लगी थी, वो 10-12 लाख रुपया पर एकड़ की लगी थी, क्योंकि इसका क्या है कि ये एक क्रीपर है। जैसे आप द्राक्ष के कुछ करते हो, तो उसके लिए आपको द्राक्ष का वेल चढ़ाने के लिए आपको खंबे और उसकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आप लोग जो ट्रेलिस पे करते हो। तो इसको भी वही लग रहा था। तो कंक्रीट के पोल्स, और जो हम लोग ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जिधर हम घूमे थे ड्रैगन फ्रूट इंडिया में करने से पहले, तो उधर हम लोग ने जो देखा, तो वो थोड़ा टेक्निक हम लोग ने इधर अपनाया, और उसमें भी हम लोग अभी चेंजेस लेके आए हैं। तो अभी मैं पहले उमेश को बोलूंगा, जो मराठी में आपको, हमारी पहले नर्सरी से हम चालू करेंगे, और फिर हमारा जो प्लांटेशन है कच्छ का, जो अलग ट्रेलिस मेथड पे है, सांगली में ट्रेलिस मेथड पे है, कच्छ में पोल रिंग मेथड पे है, वो सबका डिफरेंस कैसे क्या है, वो उमेश से स्टार्ट करेंगे, कच्छ से, नर्सरी से। उमेश। धन्यवाद विशाल सर. उमेश सर, आवाज येतो तुम्हाला? उमेश सर, हा सर, आवाज येतोय. ठीक आहे. आता आपण सर्वजण बघतोय, तर विशाल सर सध्या संगमनेरवरून लाईव्ह होते आपल्याशी. हे सध्या उमेश पाटील कच्छ गुजरात मधून लाईव्ह आहेत, तिथं नर्सरी मधून. तर मी उमेश सरना विनंती करतो की ऍक्च्युली हे जे ड्रॅगन फ्रूटचे आपण शेती म्हणतो, तर या शेतीमध्ये ही जी रोपं बनवतात, तर तिथून तुम्ही सुरुवात करा. ऍक्च्युली नर्सरी पासून ते त्याच्या लागवड तंत्रज्ञानापर्यंत थोडीशी माहिती सांगा मला. उमेश सर प्लीज. ओके सर. ओके सर. सर्वांचं मनपूर्वक आभार. सर्वजण या मीटिंगला जॉईन झाले. सर, मला बोलायला संधी दिल्याबद्दल. तर मी आता सुरुवात करतोय मीटिंगची. आता मी उभा आहे गुजरात, भुज, कच्छ फार्म येथे. हे जे बघतात, हे खारवा ड्रॅगन फ्रूट फार्म आहे, याची नर्सरी आहे. ही जी नर्सरी आहे पासून बनवतो. नर्सरी किती पाहिजे, नर्सरी बनवण्यासाठी आपण मटेरियल काय काय युज करतो, नर्सरी कशी असावी, किती महिन्याची असावी प्लांटेशन साठी, हे सर्व मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. तुम्ही आता बघा, या ठिकाणी माझ्याकडे हे जे आहेत ते मदर प्लांट आहेत. मदर प्लांट म्हणजे काय, ते 3 ते 4 वर्षाचं आपलं ड्रॅगन फ्रूटचं झाड झाल्यानंतर त्याच्यावरती फळ येतात. फळं तर तशी 1 वर्षालाच चालू होतात. 3 ते 4 वर्ष झाल्यानंतर आपण त्याची नर्सरीसाठी युज करू शकतो मदर प्लांट. हे आता तुम्ही बघत आहात, हे माझ्या हातामध्ये जे आहे हे मदर प्लांट आहे. हे एकदम मॅच्युअर मदर प्लांट आहे, 3 ते 4 वर्षाचं. मग हे मदर प्लांटामध्ये कसं, फ्रूट आल्यानंतर आपण फ्रूटचा हार्वेस्ट झाल्यानंतर याचा आपण नर्सरीसाठी प्लांटिंग मटेरियल म्हणून युज करू शकतो. यापासून म्हणजे आपण नर्सरी बनवतो. थोडक्यात उमेश सर, जसं की आपण म्हणतो की एखादं रोप जे आपण बियांपासून बनवतो किंवा त्याच्या पानांपासून बनवतो, तसं याचं आपण कटिंग पासून बनवतोय, बरोबर ना? हा बरोबर, स्टेम पासून सर बनवतो आपण. आता स्टेम पासून माझ्याकडे तुम्ही बनवतोय. बघत असाल, हा, याची बनवण्याची प्रोसेस पण बघा कशी आहे. ठीक आहे, आपण प्रत्यक्ष लाईव्ह बघतोय की मदर प्लांट म्हणजे आता हे ज्याला आपण mother म्हणतो की ready मातृवृक्ष म्हणतो, झालेलं आहे. मातृवृक्ष. कुठलंही रोप तुम्हाला बनवायचं असेल तर मातृवृक्षाची गरज असते, बरोबर आहे, फळ हा, पिकांमध्ये शक्यतो. तर हे मातृवृक्ष जे आहे, जे 3 ते 4 वर्षाचं सर. झाड असतं ड्रॅगन फ्रूटचं, तर त्या ड्रॅगन फ्रूटच्या झाडाची फळं निघून गेल्यानंतर त्याची जी पानं राहतात किंवा जे स्टेम राहतं, तर त्या स्टेमचे कशा प्रकारे कटिंग करतात नर्सरीला लागवड करण्यापूर्वी, ते आपण प्रत्यक्ष लाईव्ह बघतोय बघा. दूसरा या हेमंत भाई, खास ठिकाणी बात काम ये चालूच है, आहे नर्सरी बनवण्याचं.
दूसरा एक खास बात ये है कि आप अगर हमारी नर्सरी देखेंगे तो हमारा जैसे 65 एकड़ में है, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे 65 एकड़ से ये नर्सरी बना रहे हैं। हम सिर्फ हमारा जो ओरिजिनल जो 6 एकड़ का जो प्लांटेशन था उसमें से ही हमारी नर्सरी बन रही है, और जितना भी वेस्ट नर्सरी रहता जो है बनी वो हुई हम है, वापस डिकम्पोज कर देते हैं। हा उमेश सर. आता हे आपण कटिंग बघितलेलं आहे. ह्या कटिंग नंतर काय आपण करतो, हे जे मदर प्लांट म्हणजे कटिंग आपण त्याला बोलतो, ह्या कटिंग नंतर त्याचं काय प्लांटेशन करतो. प्लांटेशन करण्यापूर्वी काय मेन आपण काय 5-8 जी बॅगची साईज आहे आपली पॉलिस्टर बॅग ब्लॅक कलरची, त्या बॅग मध्ये काय सॉइल, वर्मी कंपोस्ट आणि आपलं सिटी वेस्ट हे 3 मिश्रण मिक्स करतो मातीमध्ये, आणि त्यानंतर ही बॅग आपण भरून घेतो. उमेश सर, त्यानंतर याच्यामध्ये आपण काय आपण जे काही आपल्याकडे मदर प्लांट याच्यामध्ये काही आपण रुटिंग मीडिया टाकतो का? रुटिंग मीडिया जसं की बरेचसे लोक म्हणतात की ते याच्यासाठी काही हार्मोन वगैरे टाकावं लागतं रुटिंग मीडिया खाली, रुटिंग हार्मोन तसं नाही असं पण सर, नाही याच्यामध्ये सर, काही तसं काहीच टाकतो का? टाकत नाही सर. नाही सर, काहीच आपल्याला नाही लागत. फक्त कसं चांगली सॉइल पाहिजे आपल्याला. परत त्यानंतर सिटी वेस्ट असेल तर सिटी वेस्ट आपण युज करू शकतो. वर्मी कंपोस्ट असेल तर वर्मी कंपोस्ट आपण युज करू शकतो. या तिन्हींचं मिश्रण करून आपण काय बॅग भरतो, आणि बॅग भरल्यानंतर आपण हे नर्सरीचं प्लांटेशन करतो. हे कसं कॅक्टस असल्यामुळे याला हार्मोन्स या कशाची गरजच नाही जास्त. आणि ह्यानंतर ठीक आहे. नर्सरीचं आता हे तुम्ही पाहता हे कटिंग झालेलेच आहे. या कटिंग नंतर सर 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये नर्सरी जर्मिनेशन व्हायला चालू होते. थोडस एक बॅग भरून दाखवता येईल तुम्हाला समोर, की बॅगेमध्ये तुम्ही एखादी प्लास्टिकची जी बॅग पकडा हातामध्ये, त्याच्यामध्ये हा. तिन्ही मिश्रण भरून आता जे कटिंग चालू आहे तर ते कटिंगचं ते रोप त्या बॅगेमध्ये टाकून दाखवता येईल तुम्हाला समोर. ओके सर. आणि साधारणतः हे तुम्ही रोप लावल्यानंतर ते किती दिवसात ऍक्च्युअल ट्रान्सप्लांटेशनला म्हणजे रोप तयार किती दिवसात होतं? 4 ते 5 महिन्यामध्ये सर रोप तयार होऊन जातं. 1.5 ते 2 फुटाची हाईट घेतं. त्यानंतर आपण प्लांटेशन करू शकतो रोपाचे. ओके, म्हणजे रोप लागवडीसाठी तयार झाले हे आपण ओळखण्यासाठीचा जो क्रायटेरिया आहे तर ते तुमचं किती साधारणतः 1.5 ते 2 फुटाचं झालं पाहिजे रोप. हा, 1.5 ते 2 फुटाचं झालं आपण प्लांटेशनसाठी यूज करतो. ठीक आहे, ठीक आहे. आता तुम्ही बघता हे माझ्या हातामध्ये जी बॅग आहे यामध्ये सर्व मिश्रण भरलेलं आहे ऑलरेडी. येस. आता थोडंसं आपण ह्याच्यामध्ये प्लांटेशन करून बघू, की जेणेकरून इतर लोकांच्या मनामध्ये एक जी शंका असते, थोडंसं नवीन पीक असल्यामुळे थोडंसं आपण डीप मध्ये जातोय, की प्रत्येकाचे ते डाउट्स मनामधल्या शंका क्लिअर होतील. बरोबर. ही बॅग तुम्ही आता बघताय, ही बॅग रेडी आहे भरून कंपोस्ट. यामध्ये मी वरून पाणी दिलेलं आहे. पाणी दिल्यामुळे काय त्यामध्ये असलेली माती आणि जे आपण कंपोस्ट यूज करतो ते पूर्ण भिजून एकदम नॉर्मल बनवून जातं. आता हे माझ्या हातामध्ये मदर प्लांट आहे. जसं आता आपण थोड्या वेळापूर्वी पाहिलं, याला असा हा क्रॉस कटिंग मारलेला आहे खालून. याची स्टेम आहे. क्रॉस कटिंग असल्यामुळे कसं ते इझिली बॅग मध्ये फिट होऊन जातं, आणि नंतर याला 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये याला रूट्स चालू होतात खाली. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात जे स्टेमला आहे तर त्या स्टेमला तुम्हाला अशा प्रकारे कट घ्यायचं आहे खाली, जे आपल्याला खाली हा त्या बॅग मध्ये टाकायचं आहे, बरोबर आहे? तो कट परत हा एकदा दाखवा कॅमेरा स्टडी ठेवून. हा. आणि विशाल सर, आप भी बोल सकते हैं बीच में अगर आपको कुछ बोलना हो तो, विशाल सर. यस. ठीक आहे, आता तुम्ही ते नहीं एक हे बेचते करून हैं, दाखवा. क्योंकि कटिंग हाँ. से क्या होता है, कटिंग से प्लांट का जर्मिनेशन का इश्यूज फार्मर्स को आ सकते हैं। इसलिए हम लोग जो भी बताते हैं कि जो बेचते हैं वो जनरली रूट जो जर्मिनेटेड प्लांट्स है हम वही बेचते हैं, जाकि जब किसी भी लोकेशन पे जाता है तो वो रूट सेट हो जाता है उसका किसी भी जमीन में, और उसका ग्रोथ सीधा चालू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग ने जो 3-4 महीने की हमारे पास है, तो उतना भी आपके पास वो निकल जाता है, और आपके पास सीधा क्या 9 महीने से 1 साल के अंदर तो आपका ये प्रोडक्शन चालू हो जाता है। थोडंसं मतलब याच्यामध्ये जर्मिनेशन किसी भी पर्सेंटेज फार्म, किती असतं? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे नर्सरी से, लेकिन कोई भी फार्मर के पास से कि कुछ भी लो तो ये जरा ध्यान रखिए कि एक तो वो जब ये नर्सरी बनाता है तो उसके प्लांट ये दे आपको। थोडंसं उमेश सर, जर का आपण समजा 100 रोपं लावली तर याच्यामध्ये जर्मिनेशन पर्सेंटेज जे म्हणतो आपण, की याच्यामध्ये काय रोपं जाण्याची शक्यता किंवा मरण्याची शक्यता असते का? बरोबर सर. त्यामध्ये कसं जास्ती नसते. 5 ते 10% मध्ये गेले तर चान्स येतो. नाहीतर जाण्याची शक्यता भरपूर कमी असते सर. येस, येस. ठीक आहे, ठीक आहे. आपण म्हणजे पुढे कसं जाऊ. काय फंगल इन्फेक्शन जरी लागलं, कुठं पाणी आपण देताना पाणी जास्त दिलं का, तर हे मदर प्लांट आहे, स्टेम आहे. त्याला अजून रूट नाहीत, की आपण दिलेलं न्यूट्रिएंट्स या पाणी डायरेक्ट अपटेक करेल.
त्याला कसं आहे हवं तेवढंच पाहिजे. एकदा रूट चालू झाली ना मग आपण पाणी या काही न्यूट्रिएंट द्यायचं असेल ना देऊ शकतो. त्यामुळे काय पाणी पण त्याला लिमिटेड द्यावं लागतं सुरुवातीला. मग पाणी जरा थोडं कमी जास्त झालं तर 5 ते 10% फक्त त्याची मॉर्टॅलिटी येऊ शकते. येस येस येस. ठीक आहे. आता तुम्ही या नर्सरीचा हा जो पिरियड आहे 3 ते 4 महिन्याचा, याच्यामध्ये आपण काही खत व्यवस्थापन वगैरे करतो नर्सरीमध्ये? खत व्यवस्थापन तसं बघायला गेलं आपली जी आपण जीवामृत बोलतो, गाईचं गोमूत्र, गाईचं शेण आणि गूळ आणि आपलं हे घालून बेसनचं पीठ त्याचा आपण एक यूज करतो. म्हणजे कसं याचं जर्मिनेशन झालं ना 15 दिवसांनी पाणी द्यायच्या अगोदर थोडं थोडं आपण बॅग मध्ये देऊन टाकतो. थोडक्यात जे आपण सेंद्रिय शेती म्हणतो, तर ते सेंद्रिय शेतीची सुरुवातच आपण नर्सरी पासून करतो. म्हणजे रोपं हा, पण आपली नर्सरी सेंद्रिय पासून. रोपं पण आपली सेंद्रियच रोपं आहेत म्हटले तरी आपण काही वावगं ठरणार नाही आपल्याला, बरोबर आहे? हा, आपण रोपांची सुरुवातच सेंद्रिय करतो. त्यानंतर कसं वरती एखादा स्प्रे घ्यायचा असेल तर गोमूत्र आणि खटाच्या ह्याचा आपण स्प्रे घेतो. गोमूत्रामध्ये कसं जे युरिया असतं त्याला ग्रोथला पण प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे आपण कसं गोमूत्राचं वरून स्प्रे घेतो. आणि जर काय वाटलं आपल्या रोपावर काय प्रॉब्लेम आलाय किंवा अळीचा प्रादुर्भाव आहे काय असेल तर कसं निमार्क असो, ब्रह्मास्त्र असो, निमअस्त्र असो तर याचा आपण ऑर्गॅनिक पूर्ण म्हणजे आपल्या रोपांची सुरुवातच ऑर्गॅनिक होते. त्यामुळे आपण कसं आपण नाव दिलं आपले ऑर्गॅनिक फार्मिंग, ऑर्गॅनिक शेती असं. ठीक आहे उमेश सर. आता थोडंसं आपण हे नर्सरीचं बघितलं. आता आपण डायरेक्टली एखादे रोपं बनवल्यानंतर एखाद्या शेतकऱ्याला ज्यावेळी त्याच्या शेतामध्ये लावायचे तर सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट येतो तर ते म्हणजे याच्यासाठी लागणारी जमीन कशी असते, तिथलं हवामान कसं पाहिजे, बरोबर आहे? इथून सुरुवात करू आपण. ओके सर. एक साधारणतः कोणती जमीन हवी याच्यासाठी आणि हवामान कशा प्रकारचे हवे? हवामान सर कसं आहे माहिती आहे का, त्यामध्ये टेम्परेचर आपण जर घ्यायला गेलं, हॅलो, हा बोला सर, बोला. आपण टेम्परेचर जरी घ्यायला गेलो नॉर्मली टेम्परेचर आपल्याला 18 पासून 40 डिग्री पर्यंत टेम्परेचर चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि Plantation साठी. जमीन कशी असली जमीन पाहिजे? जमीन मध्यमवर्गीय रेताळ जमीन असावी. त्यामध्ये ब्लॅक सॉइल असेल तर उत्तम चांगलं. पाणी धरून ठेवलेली, पाण्याचा निचरा पण व्हावा आणि एकदम पण असं नाही की पाणी धरून ठेवावं, पाणी जाऊन द्यावे. अशी मध्यमवर्गीय हलक्या जाती जमीन असेल तरी सुद्धा सर चालते. ठीक आहे सर. ब्लॅक आता आपण सँडी सॉइल लाईव्ह बघू असेल तर डायरेक्ट. देख चालते. सकते हो विशाल इसमें सर सब बोला. लोग विशाल देख सर सकते हो तो कच्छ का, हाँ कच्छ की जो विशाल सर खाली कच्छ आप की जो आपका जो साउंड है ना विशाल टेम्परेचर है। सर, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, मतलब का आवाज कम आ रहा है थोड़ा सा। ओके ओके, अपना अगर आप देख सकोगे तो कच्छ का जो टेम्परेचर है वो एकदम एक्सट्रीम है। हमारे वहाँ समर में 50 डिग्री भी पहुंच जाता है और विंटर में जैसे कि अभी माहौल जो है दिसंबर जैन में वो 0 डिग्री भी पहुंच सकता है और सुबह को ड्यू बहुत ही रहती है। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको राजस्थान या एमपी के इधर ही मिल सकेगा, दूसरे कहाँ पे नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है क्योंकि ये कैक्टस है। और बाकी जैसे कि ये सांगली, ये देखिए आप सांगली का भी जो संतोष पाटिल जो वीडियो बता रहे वो हमारा खुद का सांगली का फार्म है। और हमारे जो भी क्लाइंट्स है वो अक्रॉस इंडिया है, राइट फ्रॉम से सिलीगुड़ी से लेके श्रीनगर और नीचे साउथ में हैदराबाद तक हमारे कितने भी क्लाइंट्स है सबके पास अच्छी जर्मिनेशन हुई है। दूसरी बात कहने की ये है कि हमारी कच्छ की जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो उधर क्या है कि बारिश इतना पड़ता नहीं है और जो भी पुराने जो भी खेती जो करते थे तो उसके अंदर उन लोग ने यूरिया फर्टिलाइजर डाल के जमीन बहुत ही नष्ट कर दी थी। तो हम लोग अभी ये ऑर्गेनिक कर करके उसको सुधार रहे हैं और हमको गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से इसका अवार्ड भी मिला है कि एक इनोवेटिव फार्मिंग की है सलाइन लैंड में, जो एक खारी जमीन जो बोलते हैं उस जमीन में हम लोग ने ये कर बताया है, उसके लिए हमको अवार्ड मिला है। और इसी चक्कर में हमको जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू जो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उधर एक कैक्टस गार्डन बनाने में आया है जहाँ पे वर्ल्ड के 500 जात के कैक्टस उधर डालने में आए हैं और उसमें ड्रैगन फ्रूट भी एक कैक्टस है। तो हमको गवर्नमेंट ने ये मौका दिया था कि उधर ड्रैगन फ्रूट की खेती हम करें। तो उधर हमने प्लांट भी ऐसे दिए थे कि वो समझ लीजिए कि 2-3 महीने में ही उसको प्रोडक्शन दे दिया था। तो वैसे भी हम लोग ने 5-5, 6-6 फूट के प्लांट्स दे दिए थे, जो 1 साल की जो एनिवर्सरी थी उसमें फ्रूटिंग दे दिया था। ठीक बस आहे अभी विशाल आई सर. थिंक उमेश सर, आता आपण डायरेक्टली जे आपले लागवड तंत्रज्ञानामध्ये ज्या 2 मेथड आहेत, ट्रेलिस मेथड आणि पोल मेथड, तर तिथून डायरेक्ट जाऊ, कारण आपल्याकडे वेळेची मर्यादा आहे आणि परत आपल्या दुसऱ्या फार्मवरती पण जायचंय. उमेश सर, थोडंसं हा आता सर. या दोन्ही पद्धतीविषयी सांगा
आणि या हा. त्या लाईव्ह पण दाखवा आणि लोकांच्या मनामध्ये जे काही शंका आहेत की या नक्की लागवडीच्या पद्धती कोणत्या, तर त्याचे पण डाऊट थोडेसे क्लिअर करा. हा, त्यापूर्वी सर मी आता तुम्हाला जे दाखवायला लागलोय ना, हे माझ्याकडे रेडी नर्सरी आहे. म्हणजे आपण आता डायरेक्ट प्लांटेशन करू शकतो. तुम्ही पाहत असाल ही 1.5 ते 2 फुटाची 2.5 फुटापर्यंत नर्सरी गेलेली आहे. अशी नर्सरी आपण काय शेतकऱ्यांना मतलब प्रोव्हाइड करतो. कारण त्यांना काय एका वर्षामध्ये त्यांचं प्रोडक्शन चालू व्हावं. का तर याला इन्व्हेस्टमेंट सुरुवातीला थोडी जादा असल्यामुळं लोकांच्या मनात असं होतं, म्हणजे खेडूतच्या मनात प्रोडक्शन कधी येणार, कधी रिटर्न मला भेटणार. त्यामुळे का आपण एकदम रेडी चांगली योग्य क्वालिटीची नर्सरी त्यांना एका वर्षामध्ये फळ देईल अशी नर्सरी आपण त्यांना प्रोव्हाइड करतो. आता हे तुम्ही एका बघतच आहात. एका रोपाची किंमत काय असते आणि एका एकरमध्ये किती रोपं बसतात? सर आता त्यामध्ये कसं आहे, 2 मेथड आहेत. एक ट्रेलिस मेथड आणि एक पोल अँड रिंग मेथड. ट्रेलिस मेथड मध्ये कसं येतं, आपण 10 बाय 10 वरती प्लांटेशन करतो. 10 बाय 10 वरती आपले पोल येतात. त्यामध्ये ट्रेलिस मध्ये कसं झिगझॅग मेथड करतो. एका रो मध्ये आपण झिगझॅग रोप आपण युज करतो. त्यामध्ये कसं 2500 ते 3000 रोपं मिनिमम एका एकरामध्ये येतात. आणि पोल अँड रिंग मेथड कसं आहे, एक पोल असतो त्याच्यावरती रिंग असते आणि एका पोलला आपण 4 रोपं घालतो. ती मेथड कशी 12 बाय 8 वरती आपण प्लांटेशन करतो. त्या मेथड मध्ये एका एकरामध्ये 450 पोल येतात. 450 पोल आल्यानंतर एका पोलवर आपण 4 रोपं घालतो. 1800 ते 2000 रोपं आपली एकरामध्ये येतात. थोडंसं ते त्यामुळं कसं आहे, लाईव्ह ऐका ना, हे जे तुम्ही आहेत ना, हे थोडंसं लाईव्ह चला डायरेक्ट फील्डमध्ये ते आणि तिथं दाखवा हे पद्धती ऍक्च्युली. ट्रिलीज ओके कोणती, सर, पोल ओके कोणती, म्हणजे ओके कसं आपल्याला तिथे ते डाऊट्स क्लिअर होईल. लोकांच्या मनामध्ये डिस्टन्स कोणतं ठेवायचं हे सगळं आपल्याला बघता येईल. ठीक आहे. ओके सर, ओके. आता इथं इथं अजून ये बघण्यासारखं काय आहे? कारण संतोष, संतोष सर, ये संतोष सर, ट्रेलिस हा. मेथड जो अपना है वो संतोष संतोष वो बताएगा। सांगली फार्म जो अपना है वो ट्रेलिस मेथड पे है। यस यस। हाँ और उमेश सर क्या बताएंगे इधर से? उमेश सर सर, पोल मैं मेथड। पोल और रिंग का बता देता हूँ. हाँ, पहले वो आप वो बताओ, पोल और रिंग का बताओ. हाँ सर, ओके, एक मिनट. विशाल सर तुम्ही बोलू शकता. विशाल सर तुम्ही बोला. हाँ, तो ये दो अभी हम लोग जितनी भी हम लोग खेती करते हैं वो ट्रेलिस मेथड पे कर रहे हैं हम लोग। उसका कारण यही है कि इसे हाई डेंसिटी फार्मिंग भी कहते हैं, जो ट्रेलिस मेथड है वो। इसमें क्या होता है कि हम 2 पोल के बीच में 8 से 10 प्लांट डालते हैं और ये एक बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन होता है इसमें। जैसे कि अगर 8 फीट का अगर अपन पोल एंड रिंग मेथड पे जाते हैं तो 2 प्लांट के बीच में, 2 पोल के बीच में 8 फीट का डिस्टेंस है, तो आपका जो भी ये प्लांटेशन है जो है वो 3 फीट दोनों साइड पे गिरता है, तो बीच की जो 2 फीट की जगह है वो वेस्ट जाती है। और इनकेस अगर आप प्रूनिंग के कुछ बराबर नहीं करोगे और ये दोनों झाड़ अगर एक हो जाएंगे तो आपका उस एरिया में प्रोडक्शन आएगा ही नहीं। तो कितना भी आप कर लोगे तो 2 फीट का आपका वेस्ट ही जा रहा है। तो इसी चक्कर में हमने क्या किया, ये ट्रेलिस मेथड की है, जहाँ पे एक लाइन में ही अपने प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे उमेश ने बताया जिगजैग मेथड पे, और पोल के दोनों साइड पे ये प्लांट्स अपना प्लांट्स गिरेंगे और आपको दोनों साइड पे इसकी फ्रूटिंग मिलेगी। तो आपका जो फ्रूटिंग जो है वो प्रोडक्शन जो है वो जल्दी आ जाएगा। आपका जो भी मुनाफा आपको जो कमाना है वो आपका जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए जितना भी हमारा नया एकरेज जितना भी है, जैसे कच्छ में मेरा 50 एकड़ है, दूसरा 20 एकड़ कच्छ में मेरा खुद का आ रहा है, सांगली का 10 एकड़ नया आ रहा है, संगमनेर में 20 एकड़ है, तो ये सब हम लोग ने ट्रेलिस मेथड पे ही किया है। अब आप सांगली का ये जो फार्म देखोगे जिसमें ट्रेलिस मेथड किया है, हमने वहां पे सी चैनल यूज किए थे और इसमें मोनोफिलामेंट करके वायर है, जो हम लोग ने 2 पोल के बीच में वो मोनोफिलामेंट वायर्स रन किए हैं। तो ये जीआई वायर से भी इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही है। ये देखिए, आप ये देख सकते हो मोनोफिलामेंट वायर्स, जो आजकल द्राक्ष की खेती में इसे ही यूज करते हैं। तो एक ये ट्रेलिस मतलब एक सिंपल ये टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए कि ट्रेलिस, इसमें आप कंक्रीट के पोल्स यूज कर सकते हो, इसमें आप सी चैनल यूज कर सकते हो, बाम्बू यूज कर सकते हो, वो आप कुछ भी यूज कीजिए। लेकिन मेन कारण क्या है कि आप एक हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहे हो कि आपको ज्यादा प्रोडक्शन आ जाए। अभी जैसे कि मैं संगमनेर में खड़ा हूं, तो आप देख सकते हो कि हमने इधर जीआई के पोल्स यूज किए हैं और ऊपर वायर के बदले हम लोग ने जीआई के पाइप से यूज किए हैं, और इसको सपोर्ट के लिए हम लोग ने वायर से इसको बांध डाला है। ये अभी एक हफ्ते पहले ही हम लोग ने इधर प्लांटेशन चालू किया है। ये 20 एकड़, ये टोटल 150 एकड़ की जमीन है, जिसमें 20 एकड़ हम लोग ने अभी फर्स्ट फेज में चालू किया है, और हमारा अंदाजा है कि 2 से 3 साल में ये 150 एकड़ हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे।
सर ये नए मेथड है ना, जैसे कि आपने पहले पोल मेथड बताई, ट्रेलिस बताई और पोल एंड हाँ, रिंग बताई, ट्रेलिस तो ये कौन सी मेथड है। मेथड है? हाँ, यस ये यस। ट्रेलिस मेथड ही है, लेकिन इसमें मटेरियल हमने जीआई पोल्स को हम लोग ने यूज किया है, और ऊपर भी जो ऊपर सपोर्ट के लिए भी हम लोग ने जीआई पोल्स ही यूज किया है। अब जो मैं सांगली में बोल रहा था, उधर हमने सी चैनल यूज किए हैं और मोनोफिलामेंट वायर्स यूज किया है। फिर मेरा ठीक है, कच्छ तो में आप नया फार्म जो आ रहा है, उधर हम लोग ने कंक्रीट पोल यूज किया है और उधर मोनोफिलामेंट वायर्स यूज किया है। मतलब हम लोग भी क्या है कि डे बाय डे कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करते हैं, जिससे कोई भी फार्मर का कॉस्ट भी नीचे आ जाए और प्रोडक्शन ज्यादा है। अब अपन ये सब क्यों करते हैं कि देखिए, 2 पैसा अगर आप अभी बचाओगे तो वो आपकी मुनाफा है, और इसमें अगर प्रोडक्शन ज्यादा लेके आओगे तो वो भी आपका बड़ा मुनाफा है। तो हम डे बाय डे हम लोग इसी टेक्निक पे रहते हैं कि कुछ क्या नया कर सके इसके अंदर कि प्रोडक्शन ज्यादा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही बढ़ते जा रही है डे बाय डे। ठीक है कम एरिया विशाल में सर, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे लाना, वो करना है अपने को। उमेश सर आता तुम्ही जिथं आहात कच्छ मध्ये, तर हा तिथून थोडंसं हे हा करा, सर. नंतर मग आपण सांगलीला हे करू, ठीक आहे? ओके. आता तुम्ही बघत असाल ते मी जे तुम्हाला दाखवतोय पोल आणि रिंग मेथड आहे. हा जो पोल आहे, पोल आता दिसत नाही का, तर 5 वर्षाचा हे प्लांट आहे आणि त्याची एवढी कॅनॅपी झालेली आहे. आणि तसं याचं एवढी कॅनॅपी झाल्यानंतर याचं प्रोडक्शन आम्हाला 20 ते 25 किलो एका पोलाने गेलेलं आहे. आता हे बघता, एका पोलवर आपण थोडंसं 4 कॅमेरा प्लांट तुमचा, घातले हा होते. हा, येस येस. एका पोलवर आम्ही 4 पौधे घातलेले आहेत. हे तुम्हाला फ्रूट पण बघू शकतो. या फ्रूटचं मिनिमम ऍव्हरेज आता अजून पिकलेलं नाही, हे हाफ मॅच्युअर आहे, थोडंसं अर्ध कच्चं फ्रूट उमेश आहे. सर, उमेश सर, त्याचं मिनी नीचे उमेश सर, थोडासा पोल 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 दिसू द्या, आणि त्याच्या खाली जे 4 रोपं लावलेत पोलच्या साईडला, तर ते कुठे दिसतंय का ते थोडंसं दाखवा. म्हणजे पोल आणि त्याच्या साईडला जे आपण 4 रोपं लावतो, तर त्या 4 रोपांमध्ये अंतर कसं ठेवलं पाहिजे किंवा त्यांची लागवड कशा प्रकारे केली पाहिजे रिंग मध्ये, तर ते थोडंसं कुठं दिसतंय का, दाखवतील का ते पहा फक्त. जिथं थोडीशी कॅनॉपी हा कमी सर, आहे, हे आता मी तुम्हाला दाखवतो ना. नेटवर्क मध्ये जर तुमचा थोडासा व्हिडिओ स्टॉप होतोय मध्येच. हा सर, हे तुम्ही बघता, हा जो पोल आहे, ह्या पोलच्या 4 साईडला आपण 4 रोपं घातलेले आहेत आणि 2 रोपाच्या मध्ये आपलं 6 ते 8 इंचाचं अंतर आहे. व्हिडिओ दिसत नाही तुमचा, व्हिडिओ ऍक्च्युली बहुतेक बंद झाला तो, कारण तिथं नेटवर्क इश्यू दिसतो, त्याच्यामुळे बहुतेक ते हे दिसत नाही क्लिअर कट. पोल आणि त्याच्या बाजूचे जे 4 रोप आहेत ना, तर ते व्यवस्थित दिसत नाहीत. नेटवर्क इश्यू मुळे थोडंसं मला हे होतंय. तुम्ही व्हिडिओ बंद करून परत एकदा ऑन करता का? हा सर. व्हिडिओ ऑन करा उमेश सर, आणि ऑडिओ पण ऑन करा. ओके सर. ठीक आहे, तुम्ही माहिती सांगा तर ऑटोमॅटिक ते होईल. अदरवाईज मग आपण सांगलीवरून घेऊ डायरेक्ट लाईव्ह, तिथं नेटवर्क इश्यू असेल तर. हॅलो, हा उमेश सर बोला तुम्ही. आता दिसते ना? ऍक्च्युली व्हिडिओ तुमचा व्हिडिओ येतो स्टॉप ना clear? झालेला आहे एका जागेवरती. व्हिडिओ स्टॉप झालेला तुमचा एका जागेवरती व्हिडिओ. ठीक आहे, तुम्ही ओव्हरऑल माहिती सांगा सर, आपण सांगलीमधून घेऊ लाईव्ह डायरेक्ट. ठीक आहे. ओके सर, ओके सर. ठीक आहे, उमेश तुम्ही इन्व्हिटेशन हे आता बरोबरच तुम्ही ना? संतोष जे आहेत लाईव्ह हा. आपल्यावर सांगलीवरनं, संतोषजी. बरोबर. हा सर. ठीक आहे, तुम्हाला आवाज येतोय? थोडस आता आपण जस्ट इथं होतो, कच्छ गुजरातला होतो. आता आपण सांगलीमधून लाईव्ह. थोडस इथं जर का दाखवता आलं आपल्याला संतोष सर, की ऍक्च्युली इथं ते जे त्यांनी सांगितलं की पोल असून पोलच्या साईडला जे आपण 4 रोपं वगैरे लावतो, बरोबर आहे, ते इथं दाखवता आलं तर दाखवा. अदरवाईज आपली ही इथली जी मेथड आहे, तर त्याविषयी माहिती सांगा, आणि थोडीशी तुम्ही जाती कोणकोणत्या लावतात जाती, त्याचा पण इथं समाविष्ट करा. संतोष सर प्लीज. नमस्कार, माझे नाव संतोष दिनकर पाटील, पोस्ट गव्हाण वज्र चौंडे, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली येथून मी बोलताय. तर या ठिकाणी हॅलो बोला सर, बोलत राहा तुम्ही, बोलत हॅलो. राहा, आवाज येतोय तुमचा, बोलत राहा, आवाज येतोय तुमचा. या ठिकाणी केलेच मेथड या ठिकाणी केलेली आहे ड्रॅगन फ्रूटची, आणि या ठिकाणी रेड व्हरायटी आहे.
ठिकाणी आणि 10 बाय 10 डिस्टन्स यामध्ये ठेवलेला आहे. आणि ह्याच्यामधून 4 स्टेपची तार केलेली आहे. फर्स्ट स्टेप ह्याच्यामध्ये घेतलेली आहे, त्यानंतर दुसरी तार, त्यानंतर तिसरी तार, आणि चौथी जी स्टेप आहे त्याच्यावरती 4 तारा घेतलेल्या आहेत, वायर घेतलेले आहे. आणि 10 फुटामध्ये 8 ते 9 प्लांट आपण लावलेले आहेत. त्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने आपण प्लांटेशन केलेलं आहे. थोडस प्लांटेशन दूरनं दाखवा, झिगझॅग पद्धत आणि 10 बाय 10 जे ठेवायचे डिस्टन्स, तर ते कशामध्ये ठेवायचे? 2 ओळीमध्ये, 2 रोपामध्ये का कशामध्ये? थोडस कॅमेरा मुवमेंट करून दाखवा. संतोष सर, दोन्ही झिगझॅग पोलमध्ये 10 पद्धत फूट अंतरावर आपण ठेवलेलं आहे. या ठिकाणी zigzag झिगझॅग पद्धती आपको पद्धतीमध्ये इधर आपण देखने को प्लांटेशन मिलेगा। केलेलं आहे. हा विशाल सर बोले, विशाल सर Hello. बोले. हाँ, या उधर ठिकाणी क्या आपण सांगली में वो फुल ग्रोन प्लांट हो गया ना, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये संगमनेर में देखोगे जो हम लोग ने अभी प्लांटेशन किया है, ये देखिए ये जिगजैग मेथड पे है। ये अगर आप देखोगे तो ये अगर एक प्लांट है तो उधर कुछ नहीं है, फिर दूसरा प्लांट इधर आता है, तो ये जिगजैग बोलते हैं इसे। ये ऐसा है, फिर दूसरा प्लांट इधर आता है, फिर उधर जाता है, फिर ऐसे आता है। तो ये देखोगे अगर आप इधर, ये जो 2 प्लांट है उसके बीच में ही आता है, मतलब ये जिगजैग हो गया ये। इसका तो ये plantation से हम करते डिस्टेंस हैं, कितना फिर इस- रखेंगे? डिस्टेंस डिस्टेंस 1.5 फीट रखा है, 1 से 1.25 से 1.5 फीट आप रखिए इसे डिस्टेंस, स्पेसिंग। स्पेसिंग। हाँ, 2 प्लांट के तो बीच में। ऐसा करने के बाद 1 एकड़ में कितने प्लांट बैठेंगे? करीबन 2800 प्लांट पकड़ के चलिए 1 एकड़ में। ठीक है। और एक क्वेश्चन था सर चैट बॉक्स में विशाल सर, अगर इस प्लांट हाँ। का लाइफ आप बोलते हैं कि 20 साल है, बराबर है? तो ये ट्रेलिजिंग हाँ। सिस्टम जो हम बिठा रहे हैं, ट्रेलिजिंग सिस्टम बिठा रहे हैं हम, तो इसका Yes. लाइफ कितना रहेगा? इसका लाइफ कितना रहेगा? क्या वो बीच बीच में बदलनी पड़ेगी? ये देखिए, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कर रहे हो, पोल के कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसका तो लाइफ आपका लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। अब इसके अंदर वही है कि आप कितना इस पे खर्चा करना चाहते हो। जैसे कि अब अगर आप ये देख रहे हो कि इधर मैंने संगमनेर में हम लोग GI वायर और ये सब यूज, GI पाइप्स और ये सब यूज किया है, तो इसका लाइफ तो पकड़ लीजिए 25 साल के ऊपर हो जाएगा ये। और जो हम लोग ने कच्छ में जो कर रहे हैं ट्रेलिस वायर और वो सब जो है, तो ट्रेलिस वायर में शायद आपका 10-12 साल में अगर वो टूट भी जाता है, तो भी हम लोग ने ऐसा मेथड किया है कि अगर एक लाइन भी टूटती है तो हम दूसरा उसमें वायर रन थ्रू कर सकते हैं, तो उसको भी हम 25 साल तक तो मिनिमम ले जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। उमेश सर, तो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ही हमने ऐसा किया है कि उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा समय तक ले जा सके। येस सर। उमेश सर लाईव्ह आले. थोडंसं आपण जे आता हे ट्रेलिजिंग मेथड पाहिले आपण, आता पोल मेथड क्लिअर बघतो आपण. पोल उमेश सर बोला तुम्ही. हा सर, आता जे तुम्ही बघताय ना, ही पोल मेथड आहे. टोटली आपण 7 फुटाचा पोल यूज केलेला आहे. पोलची साईज आहे आपली 6 बाय 6 आहे. रिंग जी साईज आहे आपली वरची ती आपली 2 फुटाची आहे पूर्ण. रिंग थोडी नॉर्मली दिसते कारण ते झालेले प्लांटची त्यामुळं. आणि एका पोलवर आपण 4 प्लांट घातलेले आहेत. 2 फूट आपण पोल अंदर जमिनीमध्ये घातलेला आहे आणि 5 फूट त्याची हाईट वरती ठेवलेली आहे. हे आता तुम्ही बघता या पोलला चारही साईडला 4 प्लांट तुम्हाला दिसतील. थोडक्यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांसाठी मी सांगू इच्छितो की बऱ्याच वेळेस आपण जेव्हा हे प्लांट बघतो तर आपल्याला वाटतं हे वरतीच वाढलेलं आहे ऍक्च्युली, परंतु हे जे हे पूर्णपणे सॉइल मध्ये वाढलेलं आहे. पोलचं काम फक्त एकच आहे की त्याला सपोर्ट देणं किंवा त्याला आधार देणं. आणि पोलवरती आपण त्याला एक वरती प्लेट बसवत असतो. ती प्लेट मे बी सिमेंटची असू शकते किंवा लोखंडाची असू शकते, बरोबर ना उमेश सर? हा सर, लोखंडाची पण आपण युज करू शकतो, नाहीतर गॅल्व्हनाइज पाईपची बॉक्स प्लेट पण आपण युज करू शकतो. ठीक आहे उमेश सर, पुढचा एक प्रश्न असा होता की याच्यासाठी तुम्ही कोणकोणत्या जातींची निवड करता? यामध्ये कसं 2 व्हरायटी येतात. एक रेड व्हरायटी, एक व्हाईट व्हरायटी. तशा 3 व्हरायटी आहेत. पण काय जी पिवळी व्हरायटी आहे ना, त्याचं प्लांटेशन कुठे आपल्याला म्हणजे पाहायला भेटणार नाही आणि कोणी केलेलं पण नाही. असेल कुठेतरी ते पण म्हणजे कसं आपलं होम गार्डन मध्ये, पण त्याचं लार्जेस्ट कुठं प्लांटेशन केलेलं नाही. मग आपल्याकडे कसं 2 व्हरायटी आहेत. एक व्हाईट पण आहे. व्हाईट आपण जास्त ठेवलेली नाही, थोडीफार आपली व्हाईट आहे. 2 एकर आपलं व्हाईट आहे आणि बाकीची जी आहे पूर्ण रेड व्हरायटी आहे. रेड व्हरायटीचं काय आहे? थोडंसं शेतकऱ्यांसाठी मी सांगू इच्छितो की हे जे सांगतात रेड व्हरायटी, व्हाईट व्हरायटी, येलो व्हरायटी, म्हणजे हे रेड कलरचं फ्रूट तुम्ही पाहिलेलं असतं.
परंतु फ्रूट व्हाईट नसतं, रेड मध्येच त्याचा व्हाईट फ्लेश असतो, बरोबर ना उमेश सर? हा बरोबर सर. तर म्हणजे फ्रूट रेड कलरच वरून दिसतं, परंतु आतमध्ये रेड फ्लश असतो. फ्रूट वरून रेड कलरच हा, दिसतं, त्याचा परंतु आतमध्ये व्हाईट फ्लश असतो. फ्रूट वरून रेड कलरच दिसतं, पण हा. आतमध्ये येलो फ्लश असतो, बरोबर आहे? सर ऍक्च्युली येलो फ्रूट आहे ना, त्याचा जे कवच आहे ते येलोच असतं. ओके ओके, विशाल सर तुम्ही थोडस व्हरायटी पे फोकस कीजिए आप, विशाल सर. हाँ, इसमें क्या है कि जो आप लोगों ने मालूम नहीं कि खाया होगा कि नहीं, लेकिन इम्पोर्टेड जो व्हाइट फ्रूट जो आता है ज्यादातर वियतनाम से, वो एकदम ही फीका रहता है। एक एक बात उसमें यह है क्योंकि वहां से वो लोग कच्चा तोड़ के इधर भेजते हैं। दूसरा कि अभी इतने साल से वो लोग इतना उसमें खाद और वो सब डाल के, केमिकल डाल के, और उनकी जो वैरायटी है वो इतनी मीठी नहीं है। और वही जो हमारे पास एक वाइट वैरायटी जो है वो बहुत ही मीठा है, जो बाहर से लाल ही रहता है। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये पहले एयर से इंपोर्ट हो रहा था, आज की तारीख में ये फ्रूट जो है वो सी से इंपोर्ट हो रहा है। तो एपीएमसी में व्हाइट फ्रूट 60 से 80 रुपया किलो में एपीएमसी में बिक रहा है, जो रिटेल में 150 से 200 रुपया डिमांड के ऊपर ये इतने में रिटेल में जाता है। अब अपना जो लाल वैरायटी जो है, जो अंदर से एकदम ही लाल है, वो बहुत ही मीठा है और पब्लिक भी इसे प्रिफर करती है। और डॉक्टर्स भी, जो पहले डेंगू मलेरिया और जो था उसके लिए भी डॉक्टर्स रेकमेंड करते थे कि आप ये एक ड्रैगन फ्रूट रोज खाओ। अब जब हम लोग ने ये खेती चालू की थी तब, और जब हम लोग ये मार्केट में फ्रूट लेके आए थे लाल फ्रूट, तब पब्लिक को एपीएमसी में भी नहीं मालूम था कि भाई ये लाल फ्रूट आता है कि नहीं। उन्होंने हमको ये बताया कि आप ये इसमें लाल कलर का इंजेक्शन डाल रहे हो। तब हमने उनको बताया कि भाई हमारा इतना बड़ा फार्म है, जो इंडिया का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो फार्म था हमारा तब भी, तो इतना हम इंजेक्शन कैसे डालेंगे, और ये हम लोग प्योर ऑर्गेनिक करते हैं और फ्रेंच कंपनी ब्यूरो वेरिटस का हमारे पास सर्टिफिकेशन है। और पब्लिक को भी ये होता था कि भाई ये लाल फ्रूट कैसे हो रहा है, ये हाइब्रिड है क्या है, लेकिन ये फुल नेचुरल है और प्योर ऑर्गेनिक है। और कहने का मतलब ये है कि इसका जो रिटेल प्राइस जो है वो 350 से 400 रुपया, जब हम लोग ने चालू किया था तब 350 से 400 रुपया था। आज की तारीख में भी बिकॉज ऑफ कोरोना बोलो, इम्यूनिटी पावर के लिए बोलो कि कुछ भी है, तो 300 से 350 रुपया अगर आप अच्छी मार्केटिंग करते हो तो बॉम्बे, अहमदाबाद अच्छे एरियाज में आप डायरेक्ट रिटेल 300 से 350 रुपया किलो कर सकते हो। और हमको फार्म पे भी 200 से 250 रुपया तो आराम से ही मिल जा रहा है, सांगली का फार्म हो या फिर हमारा कच्छ का फार्म ठीक हो। आहे विशाल सर, आपल्याकडे टाइम का लाल लिमिटेशन वैरायटी जो है, इन शॉर्ट जो है वो लाल वैरायटी करना बहुत ही अच्छा है। और जो पीला वैरायटी है, जो बाहर से पीला है लेकिन अंदर से तो वो व्हाइट ही है, भले वो खाने में बहुत ही मीठा है, लेकिन जो लाल का जो गुण है वो, जैसे कि अपन बीट खाते हैं कि जो भी खाते हैं, तो क्या अपना ब्लड सेल्स वो अच्छा कर देता है। और इंडिया में लाल वैरायटी की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और ये हम लोग ने अभी, हमको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बहुत ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद ही इंडिया में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग का एक्सपोर्ट का भी अभी नेक्स्ट ईयर में भी देख रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग खुद का हमारा प्लांटेशन बढ़ा रहे हैं कि एक्सपोर्ट और ये सब भी हम लोग कर सके। ठीक आहे हाँ, विशाल हेमंत भाई, सर, सॉरी, क्या थोडीशी बोले थे आप? आपल्याकडे टाइम का लिमिटेशन आहे अपने पास, तो थोडस हाँ. पुढे जाण्यापूर्वी विशाल सर, कॉस्ट इकॉनॉमिक्स कडे जाण्यापूर्वी मी जे सहभागी शेतकरी तर त्यांना एक विनंती करू इच्छितो की आपण हे जे बघतोय प्रत्येक रविवारी 10 ते 11 सेशन मध्ये आपण एक लाईव्ह सेशन घेत असतो, ऑनलाईन शिवारफेर घेत असतो. जर आपण शेतकऱ्यांकडे कोणाला काही नवीन टेक्नॉलॉजी असेल आपल्याकडे, आणि ती पण आपल्याला इतर शेतकऱ्यांसाठी जर का अशा प्रकारे दाखवायची असेल, तर तुम्ही आमच्याशी नक्की संपर्क साधू शकता. तुमच्याकडे जी नवीन इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी आहे तर ते आपण अशा प्रकारे शेतकऱ्यांकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. त्याच्यामध्ये मग सेंद्रिय शेती असेल किंवा नर्सरी असेल किंवा तुमच्याकडे एखादं तुम्ही काहीतरी नवीन बनवत असेल, घरगुती असेल किंवा शेतीला उपयोगी असणारे अवजार असतील, किंवा आपण ज्याला म्हणतो अॅनिमल डेअरी सेक्शन मधलं असेल, असं जर का तुम्हाला इतर शेतकऱ्यांना दाखवायचं असेल तर आपण नक्की, आणि तुम्ही भारतातील कुठल्याही जिल्ह्या म्हणजे राज्यामधून असेल तरी पण आपण त्या शेतकऱ्यांसाठी दाखवू शकतो. थोडस उमेश सर, याच्या कीड आणि रोग नियंत्रणाविषयी बोला, आंतरपीक विषयी बोला, आणि नंतर मग आपण कॉस्ट इकॉनॉमिक्स वरती जाणार आहे. फक्त जरा वेळेमध्ये घ्या, कारण की आपल्याला वेळेची मर्यादा, लोकांचे अजून प्रश्न घ्यायचे आपल्याला. कीड आणि रोग नियंत्रण, कीड ओके रोग सर, याच्यावरती ओके. काय? ठीक आहे. ओके सर, यावरती आपण किडीचा जर बघायला इश्यू बघितला तर वरती काहीच येत नाही. एक येते म्हणजे कसं, रेड मुंगी येते फक्त, जे आपलं, कारण की फ्रूट आपलं स्वीट असल्यामुळे फ्रूट ज्यावेळी पिकतं त्यावेळी त्याच्यावर रेड मुंगीचा अटॅक होतो. ते पण एवढं जास्त पण, तुमच्या जर जमिनीमध्ये असेल, तुमच्या एरियामध्ये मुंगी असेल रेड, तरच ती येते, तर दुसरं काही येत नाही.
आणि तिला कंट्रोल करण्यासाठी आपण कसं, जसं मी तुम्हाला नर्सरी बद्दल सांगितलं, आपण निर्मास्त्र युज करतो, ब्रह्मास्त्र युज करतो. म्हणजे ऑर्गॅनिक मध्ये जे काही करायचंय ना, ऑर्गॅनिक म्हणजे नाहीतर मग लसणची पेस्ट असो, आपली मिरचीची पेस्ट असो, त्याची पेस्ट करून आपण स्प्रेइंग मध्ये युज करू शकतो. यामध्ये कीड एकच येते, मुंगी. आणि बाकीचं जमिनीमध्ये येते तर काय येतं, त्याला काय येणार आलं तर, जे आपण वाळवी बोलतो, ती वाळवी कुठेही जा तुम्हाला भेटेल. ड्रॅगन फ्रूट किंवा कोणतेही तुम्ही पीक घ्या, त्यामध्ये तुम्हाला वाळवी ही भेटणार आहेच. वाळवी जर जमिनीत असेल तर ती वाळवी एक येऊ शकते. त्यामध्ये पण काय करतो आपण, हिंगाचा युज करतो. हिंग जे आपण खाण्यामध्ये युज करतो ना, त्याचा आपण युज करतो प्रत्येक पोलला. 100 ग्रॅम एवढा आपण हिंग पूर्ण पाण्यातून देतो प्रत्येक पोलला. त्यामध्ये काय वाळवीचा प्रादुर्भाव जो असतो तो निघून जातो. ह्या 2च पद्धती येतात. आणि रोगाचं जर बघायला गेलो आपण, तसा रोग कोणताच येत नाही. आलं तर फक्त एक आंतरपीक येतो, विषयी बोला. आंतरपीक टेम्परेचर. सर आपण आंतरपीक यामध्ये कसं, आता याचा सीझन झाला प्रोडक्शनचा, आपण यामध्ये 10 फुटाचा गॅप आहे, आपण कोणतंही आंतरपीक घेऊ शकतो. जसं की तुम्ही कांदा घेऊ शकता, लसण घेऊ शकता, तुम्हाला जे युज होणार आहे, मिरची घेऊ, शॉर्ट टर्म पीक कोणतंही तुम्ही 4 महिन्याचं घेऊ शकता. आम्ही आमच्या प्लॉट मध्ये गहू पण घेतो आंतरपीक. गहू घेतो, हरभरा घेतो, परत आपलं धांच्या घेतो, ग्रीन मॅन्युअरिंग पीक. आंतरपीक हे तुम्हाला जातं. त्यानंतर प्रोडक्शन चालू झालं, तुम्ही काही नाही घेतलं तरी पण चालतं. आंतरपीक 4 महिन्याचं शॉर्ट टर्म कोणतंही आंतरपीक आपण घेऊ शकतो, म्हणजे काहीच प्रॉब्लेम नाही. आम्ही 2017 साली यामध्ये आंतरपीक शेवगा घेतलेला. 2 पोलच्या मध्ये एक शेवग्याचं रोप घातलेलं. त्यामध्ये आम्हाला प्रोडक्शन पण भेटलं आणि शेवग्याची वाढ पण खूप झालेली. जास्त वाढ झाल्यामुळे आम्ही काय, शेवगा 1 वर्षामध्ये काढून टाकला. त्यानंतर आम्ही जे आगेती म्हणून येतं ते पण यामध्ये आंतरपीक घेतलेलं. आता मी तुम्हाला, आम्ही अजून एक आंतरपीक घेतलंय, मी पण तुम्हाला ते लाईव्ह दावतो. हे माहित असेल शेतकऱ्यांना, नसेल, हे आहे मोगोचं आंतरपीक, कॅपिक्यू याला बोलतात. हे बघा 2 पोलच्या मध्ये आम्ही घातलेलं आहे. कॅमेरा तुम्हाला दिसतंय तर ही जी 2 फीट, येस सर, दिसतंय सर. हा, हे जे मध्ये आहे ना, हे मोगो आहे. याच्या मुळापासून, जसं आपण उपवासाला रताळू खातो त्या पद्धतीचं याला जे येतं, फ्रूट येतं, मुळं येतात. त्या मुळाचं कसं यूज, आपल्याला जो साबुदाणा उपवासासाठी बनतो ना, त्यामध्ये याचं यूज करतात. याला आपण महाराष्ट्रामध्ये पण मागणी आहे, बाहेरच्या देशामध्ये पण मागणी आहे. हे आपण एक आता ऑलरेडी आंतरपीक घेतलेलंच आहे. हे थोडंसं बघा, हे उमेश जे सर, 2 पोल आहेत. उमेश सर, याच्यामध्ये हा जे सर. तुम्ही इरिगेशन सिस्टमला जे ड्रिप सिस्टम वापरता, ड्रिप, तर त्याच्याविषयी थोडंसं सांगा. किती LPH चे ड्रिपर पाहिजेत आणि किती वेळा त्याला पाणी दिलं गेलं पाहिजे थोडंसं. आता तुम्ही बघत असाल, इथे ड्रिप लाईन जी आहे, आपण 16 mm ची ड्रिप लाईन युज केलेली आहे. आणि व्हिडिओ यामध्ये स्टॉप झाला, व्हिडिओ तुमचा स्टॉप झालेला आहे. ठीक आहे, तुम्ही माहिती सांगा सर, माहिती सांगा. आपण 16 mm ची आपण ड्रिप युज. विशाल सर, आप बोल सकते हैं इरिगेशन पे थोड़ा सा. अभी इसमें जो है पानी, एक्चुअली कोई भी प्लांट अगर आप देखोगे तो उसको पानी बहुत ही कम चाहिए, और जितना भी जमीन में बेसिकली आपको मॉइस्चर चाहिए उतना ही पानी आपको देना है. तो जैसे कि अगर आपकी काली जमीन है तो उसमें आप 4 दिन पे भी अगर पानी दोगे तो वो पानी उसमें पड़ा रहेगा. अब जैसे कि ये हमारा ये फार्म है संगमनेर का, तो हम लोग ने 3-4 दिन पहले ही पानी दिया था. तो इसमें भी आप देख सकोगे कि अभी भी इसमें नमी बनी पड़ी है. ये देखिए, ये अभी भी गीला ही है हमारा. ये 4 दिन पहले ही पानी दिया था, तो कहने में गीला रहे, बस उतना ही. दूसरा आप देखोगे कि हम इधर ये मल्चिंग करते हैं, तो घास इसके ऊपर डाल देते हैं हम, और उसके ऊपर हमारी ड्रिप की लाइन रहती है. तो इससे फायदा ये होता है कि अंदर का जो भी वातावरण है वो गीला रहेगा. दूसरा, इवेपोरेशन नहीं होगा. फिर पानी का वपराश आपका बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि कितने एरिया में ऐसा होता है कि पानी की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है. सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या है कि इसके रूट्स बहुत ही पतले रहते हैं, और ये गर्मी के कारण जो इसके ऊपर धूप पड़ेगा, जमीन गर्म हो जाती है, उसके कारण रूट शॉक नहीं बैठेगा. और दूसरा भी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि ये घास जो ऊपर सड़ते जाएगा तो आपका दूसरा कुछ भी घास नहीं उगाएगा, और ये ऑर्गेनिक मैटर एक आपको क्रिएट करके दे देगा. मतलब ये बहुत ही मल्टीपल बेनिफिट है फार्मिंग के लिए. ये आप कोई भी टेक्निक में इसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है विशाल ये हुई ड्रिप की बात विशाल सर, और पानी की बात. विशाल सर, अभी थोड़ा सा मार्केटिंग इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए और बाद में हम मार्केटिंग के लिए जाएंगे.
कॉस्ट इकोनॉमिक जो बोलते हैं एक्चुअली इसमें कौन कौन से घटक Sure, लगते हैं और अभी उसको कितने कितने चार्जेस और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने पे जाएगी अगर हम वो नहीं करके देखेंगे, और उसमें हमको आउटपुट कितना मिलेगा। नो प्रॉब्लम। उमेश तो फार्म पैक हाउस की तरफ जा, तब तक मैं इकोनॉमिक्स बोलता हूँ मैं। यस यस। अच्छा, अभी इसके अंदर आप समझ लीजिए कि 4.5 लाख तक का इसमें आपको खर्चा पड़ता है, जिसके अंदर मोटा मोटा मैं फिगर जो बोलता हूँ, जिसमें ये आप पोल या रिंग करो या ट्रेलिस मेथड करो तो उसका जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट है, फिर अपना प्लांटिंग मटेरियल है, ड्रिप की लाइन है, और स्टार्टिंग में जो भी खातर लगता है, तो ये सब आपका 4 से 4.5 लाख का खर्चा है। इनिशियल वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ये। और फिर एवरी ईयर इसके अंदर सिर्फ खर्चे में कैसा आता है कि आपने इसके अंदर जो खाद डाला, जो अगर आपके पास खुद के पास गाय होगी तो वो भी आपको फ्री में ही है खाद जो है। तो हम लोग, हमारे वहाँ गौशाला है, वहां से हम लेके आते हैं, गौमूत्र भी हम गौशाला से लेके आते हैं। दूसरा, हम सुभाष पालेकर ZBNF जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो बोलते हैं, उसे हम फॉलो करते हैं। तो हम हमारे ही फार्म पे नीम प्लांट है, सीताफल है, ये जो भी 10 पानी अर्क के जितने झाड़ है वो सब हम लोग हमारे फार्म पे डालते हैं, और उसके ही पत्ते से हम लोग हमारा खुद का ही बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर हम बनाते हैं, तो हमारे फार्म पे भी काम आ जाए। मतलब आपको फ्यूचर में दूसरा कोई इसके अंदर खर्चा ही नहीं है। और दूसरा, अगर आप खुद ही खेती करते हो तो आपका ही लेबर उसमें लगेगा। और जैसे कि हम बॉम्बे में बैठे और इतना बड़ा खेती करते हैं, तो हम लेबर डिपेंडेंट रहते हैं, तो लेबर का और वो हमको वो खर्चा पड़ता है। लेकिन हम लोग ने भी क्या किया है, क्योंकि हमारी 65 एकड़ जो जमीन है, तो उसके अंदर हम लोग ने जितना भी खाद डालना है या स्प्रे करना है, फॉलियर स्प्रे हम बहुत करते हैं। एक हफ्ता सपोज नीम का स्प्रे कर डाला, एक हफ्ते गौमूत्र का स्प्रे किया, एक हफ्ते खट्टी छाछ का स्प्रे कर डाला। तो ये सब हम ड्रिप से भी देते हैं और फॉलियर स्प्रे भी करते हैं। तो टोटल हम लोग ट्रैक्टर यूज ही करते हैं, ताकि क्या लेबर का कॉस्ट बहुत ही कम हो जाए। और इसमें जैसे बताया कि मूंगी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा भी एक शेतकरी से मैं बात कर रहा था कि टर्माइट्स, मतलब उधई जो बोलते हैं, वो सफेद मूंगी जो रहती है, उसका प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्टिंग में रहता है, जब तक ये प्लांट आपका एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र के वो कुछ भी आपने स्टार्टिंग में अगर डाल दिया, आपको देखिए ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आपको किसी भी पेस्ट को मारना नहीं है, उसे भगाना है, तो ही आप सच्चे मायने में आप ऑर्गेनिक कर रहे हो। तो यही जो नीमास्त्र के ब्रह्मास्त्र के आप कुछ भी बनाओगे और उसको जमीन में जब आप रोपण करते हो तब डालोगे, तो ये ऑटोमेटिक भाग जाएगा। और फिर एक बार अगर ये प्लांट सेट हो गया, फिर उसको एटलीस्ट उधई का तो प्रॉब्लम नहीं आता है, टर्माइट्स जो बोलते हैं उसका प्रॉब्लम बाद में कभी वापस से नहीं आता है। हाँ, मूंगी आती है, लेकिन उसके लिए फिर आप रेगुलर स्प्रे के कुछ मारोगे तो वो आपका सब निकल जाएगा, उसमें भी फिर वो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और फंगल भी कोई इशू आता है तो वो अपना ऑर्गेनिक फंगीसाइड जो आते हैं, हम फिर वो यूज कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है सर, थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बताओ, मार्केटिंग के बारे में इसके। हाँ, वो कल्पेश बताएगा, जो मार्केटिंग, हमारी कंपनी का मार्केटिंग, मेरा भाई, मेरा पार्टनर है, वो संभालता है मार्केटिंग। ठीक है कल्पेश सर। कल्पेश। नमस्कार, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, यस सर। अच्छा, तो थोड़ा मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो फास्ट बोल देता हूँ कि मेजरली हम लोग जो कर रहे हैं मार्केटिंग, वो B2C कर रहे हैं ज्यादा करके। हम लोग हमारी ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप उमेश पाटिल के वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग ने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें हमारा सर्टिफिकेशन का भी लोगो है, प्लस हमारी कंपनी है उसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और हमारा ब्रांड है जो माइशा है, विच इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड। तो हम लोग ब्रांड से ये फ्रूट बेचते हैं। तो नॉर्मली हम लोग को ये रिटेल प्राइस मिल जाता है 350 रुपीज। और क्योंकि हम लोग ने किसी ब्रांड जैसे बनाया हुआ है, तो हम लोग को ये थ्रू आउट द सीजन ये प्राइस मिलता है। प्राइस का वॉलेटिलिटी ज्यादा हम लोग को फेस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रांड से हम लोग जा रहे हैं आगे। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि फ्रूट मार्केट में नहीं रहता है और इसका होलसेल में ही प्राइस अराउंड 250-300 रुपीज मिलता है। और कोई टाइम ऐसा आता है कि सब फार्मर्स का इनपुट आ जाता है, तो प्राइस बहुत नीचे चला जाता है। तो जो भी ये फार्मिंग करते हैं, तो हम लोग इनको खास ध्यान करके बेचते हैं कि आप जरा मार्केटिंग थोड़ा हाथ में लीजिए खुद के, क्योंकि क्या होता है कि मेजर चीज है मार्केटिंग। अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो फिर उगा के मतलब नहीं है। हम लोग हमारे यहाँ से भी आपको बहुत सहायता देते हैं। आप लोग हमारे ब्रांड के साथ भी जुड़ सकते हो। अगर आपने हमारे पास से प्लांटेशन लिया हुआ है और हमारे अंडर आप कर रहे हैं, तो हम लोग आपको
हमारे रिटेल ब्रांड में इसको माल बेच के देंगे, ये चीज। दूसरा ये चीज है कि हम लोग ज्यादा करके ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का डिमांड मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा है, और उत्पादन के सामने इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा आता है। तो यही छोटा है, हम लोग ने रिटेल नेटवर्क सेट किया हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग मार्केटिंग मेजरली मुंबई कर रहे हैं, अहमदाबाद कर रहे हैं, गुजरात के और पार्ट में कर रहे हैं, हैदराबाद में कर रहे हैं, सांगली में कर रहे हैं, और हम लोग और भी ज्योग्राफी नेक्स्ट साल में बढ़ाएंगे ये चीज में। लेकिन हमारा कंसेप्ट है B2C जाना, डायरेक्ट कस्टमर के घर पे पहुंचाना, ये चीज। और वही वजह से हम लोग का इतना डिमांड आ रहा है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 50 एकड़ ये साल और भी प्लांट कर रहे हैं, लेकिन मेजर कंसेप्ट B2C ही होगा हमेशा। थोड़ा सा सर शेल्फ लाइफ और सर्टिफिकेशन के बारे में बोलिए, शेल्फ लाइफ और सर्टिफिकेशन। तो नॉर्मली शेल्फ लाइफ अपने फ्रूट का 7 to 8 डेज होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, और आपको लग रहा है कि आपको और इसको चाहिए तो आपको इसको नॉर्मल फ्रिज में रखना है, वहां पे आपका शेल्फ लाइफ बढ़ के अराउंड 15 to 18 डेज हो जाता है। और सर्टिफिकेशन के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में अभी फिलहाल इग्नोर किया जा रहा है। आप देखेंगे उमेश, थोड़ा अपना सर्टिफिकेशन की तरफ जूम करना। तो हम लोग ने जो सर्टिफिकेशन लिया हुआ है ये ब्यूरो वेरिटास से लिया हुआ है। ब्यूरो वेरिटास एक फ्रेंच की कंपनी है, और वर्ल्ड की सबसे समझ बिगेस्ट और बहुत मानी जानी हुई कंपनी। रीजन हम लोग ने ब्यूरो वेरिटास को लिया है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट मार्केट हमको बहुत बड़ा दिखता है। अगर आपके साथ ब्यूरो वेरिटास है तो आपको एक्सपोर्ट करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि वो काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और काफी अच्छा नाम है इनका मार्केट में। तो ये एक रीजन है। 3 साल पूरा लगता है आपको पूरा सर्टिफिकेशन करने के लिए। आप जैसे देखेंगे मेरे बॉक्स पे ईयर 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे लास्ट ईयर के बॉक्सेस है, जब हम लोग का कन्वर्जन ईयर 2 था। दिस ईयर वी हैव कन्वर्टेड टू ईयर 3, और नेक्स्ट ईयर से हम लोग फुल्ली ऑर्गेनिक हो जाएंगे। इस सर्टिफिकेशन के लिए एक्चुअली कॉस्टिंग कितना आता है, खर्चा? नॉर्मली देखो इनके कंसेप्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक 20 फार्मर्स का क्या बोलते हैं गट लिया हुआ है, तो उसके अंदर हम लोग 150 सर्टिफिकेशन एकड़ ऑलमोस्ट 20 फार्मर्स या 150 से 250 एकड़ का हम लोग ने पैकेज लिया है उनके पास से, कच्छ का 20 फार्मर्स और 250 एकड़ वॉट एवर इज नियर, तो उसका हम लोग ने गट करके हम लोग ने इसका फीस चुकाया हुआ है। तो एवरी ईयर इसका ऑडिटिंग का फीस होता है विच इज अराउंड 40,000 रुपीज। ये टाइम हम लोग का ऑडिट हुआ था, लेकिन पर्सनल ऑडिट नहीं हो पाया था, वीडियो पे ही हुआ था, तो उन लोग का कॉस्टिंग अराउंड 20,000 रुपीज हुआ था। तो एवरी ईयर देर इज अ कॉस्टिंग ऑफ अराउंड 40,000 रुपीज, लेकिन ये पूरे घट का है। तो ये समझना जरूरी है कि आपको जो मेन फीस है, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेन फीस 40,000 का है, वो पूरे 20 फार्मर्स या 250 एकर्स पे लग रहा है। लेकिन जो ऑडिट करने के लिए इनके ऑफिसर्स जाते हैं, तो उनका रहना खाना पीना वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, तो वो जो एज एक्चुअल्स रहता है वो उनको आपको देना पड़ता है। ठीक है उमेश सर, आप थोड़ा सा पीछे से वो दिखाए, मतलब पूरा लाइव दिखाए पैक हाउस का 1 मिनट में, तो मैं सीधा विशाल सर के पास जाता हूँ। उमेश 1 मिनट, उमेश वो फोटो बता। अच्छा, दूसरे कहने की बात, हम लोग का जो मार्केटिंग है, अब हम लोग ने भी ये, अगर आप बॉक्स देखोगे तो बहुत ही यूनिक है। अब इस साल क्या कितने साल से हम लोग ये हमारा जैसे दिवाली गिफ्टिंग है, रक्षाबंधन का गिफ्टिंग है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जो है, ये अपने जितने भी त्योहार है तो एक दूसरे को अपन मीठा कुछ खिलाते हैं। तो पहले क्या था कि मिठाई देते हैं या चॉकलेट देते हैं, लेकिन अब जैसे कि एक हेल्थ ट्रेंड आ गया है कि सब लोग न्यूट्रिशन है, हेल्थ पे है, सब ज्यादा कॉन्शियस करते हैं बड़े शहरों में। तो लास्ट ईयर क्या, ये साल क्या, काफी जनों ने ये ड्रैगन फ्रूट का जो हमारे ये बहुत ही यूनिक और अच्छा पैकेजिंग है, वो गिफ्टिंग में बहुत ही काम आया है। दूसरी चीज, थोड़े कॉर्पोरेट्स भी है जो हमारे पास से ये हमारे बॉक्स लेके जाके अपने क्लाइंट्स को और वो सब भी गिफ्टिंग करते हैं। मतलब आप जितना भी अच्छा मार्केटिंग पैकेजिंग करोगे तो आपका ये फ्रूट बिकना ही है। दूसरा ये समझ के चलिए कि ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है, तो इस और ये क्यों नहीं, दूसरा कुछ भी फ्रूट हो आप उसको सॉर्टिंग बराबर कीजिए, ग्रेडिंग बराबर कीजिए, और उसको अगर आप मार्केट में ले आओगे तो आपको 2 पैसा ज्यादा मिलना ही है। मतलब आप उसके ऊपर भी फोकस कीजिए। ठीक आहे, थोडंसं उमेश सर पाठीमागे येऊन जरा थोडंसं हे दाखवा, आणि याचं सॉर्टिंग ग्रेडिंग कसं करतो आपण, सॉर्टिंग ग्रेडिंग? ठीक आहे विशाल सर,
अभी आप थोड़ा सा इसके प्रोसेसिंग के बारे में और आपकी कौन कौन सी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बताओ। विशाल सर आपको आवाज आ रही? कल्पेश विशाल, सर? हाँ हेलो। विशाल, आई थिंक नेटवर्क का इशू लग रहा है। सब हमारा मैनुअली होता है, जब अभी तो फ्रूट्स नहीं है तो हम अभी बता नहीं सकते श्योर। अभी इसमें ड्रैगन फ्रूट में है, लेकिन हम मार्केट में नहीं फ्रूट। हाँ विशाल सर बोलिए। शायद उनको हेलो। नेटवर्क इशू आ रहा है। कल्पेश सर हेलो। आप तब तक तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग के बारे में बोल सकते हैं। हाँ। और प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग आवाज आ रही है? हेलो आ रही है सर, आ हेलो रही है विशाल सर, आ रही है विशाल सर। हेलो। हाँ विशाल सर आवाज ओके। आ रही है, बोल सकते हैं। हाँ तो हम लोग ये जो भी हम ये कर रहे थे, तो हमको पहले चाहिए कि लोग पहले ये फ्रूट को खाए और समझेंगे, तो ही आपका इसका जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्शन होगा वो आपका बिकेगा। नहीं तो फिर आप वो भी खर्चा करोगे तो आपके सर पे वो पड़ेगा। इसीलिए लेकिन हम लोग ने ट्रायल बेसिस पे इसका डिहाइड्रेटेड चिप्स, जो कवनी जो बोलते हैं आम पापड़ के जो जैसी वैसे इसका डिहाइड्रेटेड चिप्स बना के रखा है, इसका पाउडर बना के रखा है, स्मूदी का पाउडर बना के रखा है। फिर इसका अपन आइसक्रीम बनाया है एक स्मॉल बैच में। वाइन भी हम लोग ने इसका रेडी कर दिया है। सोप रेडी किया है। तो ये सब बहुत सब चीजें जो आप दूसरे फ्रूट में बना सकते हो, वो ड्रैगन फ्रूट में भी आप इसका बना सकते हो आप। और ये भी मतलब एक बार ये फेमस, डे बाय डे जितना ये बिकेगा तो उतना वो फेमस होते जाएगा और ये सब प्रोडक्ट भी आपका मार्केट में आते जाएगा। और ये सब चीजें वर्ल्ड में आज की तारीख में बिक रही है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में नहीं है ये चीजें। वियतनाम ये सब सप्लाई कर रही है वर्ल्ड में। और आप देखोगे तो वियतनाम अपना ईस्ट में है जो काफी दूर है, और अपन दुबई या यूरोप के अपन काफी करीब है। तो फ्यूचर का एक्सपोर्ट मार्केट भी अपने वहां से बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप इसे अगर बराबर तरीके से अगर करते हो, ऑर्गेनिक करते हो, तो बहुत ही बड़ी मार्केट है इसकी। ठीक है, थोड़ा सा विशाल सर आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बोलो आप। अभी ड्रैगन फ्रूट में जैसे कि हम लोग पायनियर्स है इसके अंदर, तो हम लोग आपको अगर बैंक फाइनेंसिंग चाहिए, सब्जेक्ट टू अगर आपके खुद के आईटी पेपर्स और वो स्ट्रांग हो, तो हम लोग बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको लोन दिला सकते हैं। नर्सरीज, जैसे कि आपने हमारा नर्सरी देखा, तो हम नर्सरी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसको फार्म मैनेजमेंट में कब कैसे क्या करना है, ओवर द फोन, ओवर द व्हाट्सएप, ओवर ये वीडियो कॉल्स हो, हम आपको गाइडेंस देते हैं। अगर हमें विजिट जरूरत पड़े तो उसके एडिशनल फीस लेते हैं हम लोग। बाकी फोन पे के कुछ भी हम लोग कभी उसके चार्ज नहीं लेते हैं। फिर जब इस फ्रूट, तो जैसे कल्पेश, अगर आप हमारे नर्सरी लेके करते हो, कमीशन बेस पे हम आपको आपका फ्रूट भी बेच देते हैं, हमारी ब्रांड में हो जाएगा, क्योंकि आपने हमारी नर्सरी ली है तो क्वालिटी और अश्योरेंस हमको रहता है। दूसरा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे कब क्या कराना, वो हम उसमें आपको मदद करते हैं। मतलब एक कंप्लीट गाइडेंस, एक हैंड होल्डिंग जो बोलते हैं, कि आपको फार्म में अपना पौधा लगाने से बेचने तक की प्योर माहिती और हेल्प हम करवा के देते हैं। ठीक आहे, धन्यवाद सर. मी आता याच्यानंतर प्रश्न उत्तरासाठी हा प्लॅटफॉर्म ओपन करतोय. ज्या लोकांना प्रश्न आहेत ते चॅट बॉक्स मध्ये विचारू शकतात किंवा आपला हँड रेज करू शकतात. सर्वप्रथम मोहम्मद नजीर शेख सर, मोहम्मद तुम्ही नजीर अनम्यूट करून शेख है प्रश्न. जी। हा, नमस्कार सर। बोलिए सर. अच्छा, मैं मोहम्मद नजीर शेख। अच्छा, इसके अंदर मुझे 2-3 क्वेश्चन है, जस्ट मेरे साथ थोड़ा रहिए आप। तो इसमें कुछ मल्टीपल वैरायटीज आती है क्या सर? भी जो है, तो पहले तो देखिए कि कोई भी प्लांट्स रहता है, आपका मैंगो भी पकड़ लीजिए, तो उसमें केसर है, आफूस है, लंगड़ा है, तोतापुरी है, इत्यादि इत्यादि बहुत सब वेराइटीज आती है। वैसे ही जी। ड्रैगन फ्रूट में भी बहुत सारी वेराइटीज है। जैसे कि वियतनामीज भी वेराइटी जो है, जो हमारे पास जो ओरिजिनल है, जिसे अभी लोग सी वेराइटी कहते हैं या सीएम वेराइटी कहते हैं, दिस वाज दी ओरिजिनल वेराइटी जो हम लोग 6 साल पहले इंडिया में हम लोग लेके आए थे इसको। अब लोग इसको अलग बढ़ा चढ़ा के अभी इसको बेच रहे हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी इसके अंदर जो है, उसका फ्रूट का शेप साइज के जो भी आप देखोगे, वो आपको बहुत ही अच्छा आएगा।
दूसरा जो बांग्लादेशी वैरायटी आती है वो पूरा गोल शेप का उसका फ्रूट होता है, भले खाने में मीठा होगा लेकिन अपीयरेंस में उसमें मजा नहीं आएगा आपको। तो दिस इज द बेस्ट वैरायटी दैट वी गॉट एज ऑफ नाउ। शेख सर तुमचा दुसरा प्रश्न विचारायला प्रश्न हे विचारला तुम्ही लगेच म्यूट करून ठेवा, तिथून आवाज येतो तुमच्या घरातून. ठीक आहे, प्रशांत पवार सर, तोपर्यंत तुम्ही प्रश्न विचारा. प्रशांत पवार सर. हाँ सर. सर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर पोल सिस्टम और ट्रेलिंग सिस्टम के बजाय लाइव सिस्टम अगर यूज करें तो उसमें कोई फायदा, मतलब बहुत से फायदे लग रहे हैं मुझे, जैसे कि ग्लिरिसीडिया प्लांट, अगर ड्रैगन फ्रूट का जो एज है 20 इयर्स का, तो ग्लिरिसीडिया प्लांट्स को अगर रेगुलरली अपन ट्रेनिंग प्रूनिंग करें तो एक तो ग्लिरिसीडिया प्लांट से अपने को नाइट्रोजन, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन तो मिल ही जाएगा, और दूसरी चीज जो समर सीजन में जो क्रैकिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एक्सेस इरिगेशन की वजह से और शेडिंग की, वो सब चीजें हो सकती है क्या? मतलब आपका अनुभव का मुझे वो चाहिए था थोड़ा, आप क्या सोच रहे हो उस बारे में? प्रशांत भाई, श्योर श्योर प्रशांत भाई, लाइव आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने जैसे बताया उसको आप दूसरे एक दो फार्म पे हम लोग नहीं, टैंगो ऊपर ऊपर जाते जाएगा तो ये भी प्लांट ऊपर ऊपर चढ़ते जाएगा। हाँ, उतने हाँ, ऊपर तक जाएगा, अगर 20 फीट प्लांट गया तो 20 फीट प्लांट आपका ऊपर चढ़ जाएगा। दूसरी हाँ, चीज आप हाँ, देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ट्रेलिस एक वो टेक्निक है, उसके हाँ, अंदर आप बाम्बू यूज करो, जीआई वायर यूज करो, सी चैनल यूज करो, कंक्रीट यूज करो, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है, आपको आपका हाँ, फाइनेंस देखना है और इसको 20 से 25 साल कैसे लेके जाना है वो आपको देखना है। लेकिन ये एक पद्धति है, क्या बोलते हैं, ये बेसिक ऐसा ऐसा तरीके से आपको करना है, लेकिन क्या हाँ, मीडियम आप यूज करते हो वो हम आप पे छोड़ते हैं। अब हमारे कच्छ में कोई फार्मर है, इसने उसको ऊपर शेड भी दे दिया है, शेड नेट डाला हाँ, है। हाँ, हाँ, पहले तो आप समझिए कि ये ड्रैगन फ्रूट जो है ना, उसको जितना धूप और जितना गर्मी मिलेगा उसका उतना प्रोडक्शन होगा। अगर सही आपने है. सुना होगा तो उमेश ने बोला था कि हमने 2 पोल के बीच में शेंगवा उगा डाला था। अब शेंगवे से क्या हुआ था कि उसका जो शेड आया था, तो शेड से प्लांट का ग्रोथ तो एक्सेलेंट हुआ था, लेकिन हाँ, शेड के कारण प्लांट का यील्ड ड्रॉप हो गया था। इसको शेड सही की है. कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 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 अगर आप देखोगे ठीक. वियतनाम में भी क्या होता है, वियतनाम हाँ, में जैसे कि विंटर सीजन रहती है। हाँ, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. वियतनाम में क्या है, वियतनाम में जब विंटर रहता है तो वो हाँ, लोग क्या करते हैं, वो लाइट टेक्निक यूज करते हैं। हाँ, लाइट टेक्निक से क्या होता है, एक तो प्लांट को गर्मी मिलती है हाँ, और दूसरा प्लांट को बेवकूफ बनाने में आता है कि भाई डे लाइट तुम्हारा ज्यादा है, तो वो सही है. राउंड द ईयर उसका प्रोडक्शन मिलता है। तो हाँ, इससे हाँ. ही वो प्रूव हो जाता है कि ये प्लांट को गर्मी और धूप कितना पसंद है। एक्चुअली सर मेरे ख्याल से जो लाइट सिस्टम है ना, वो लाइट सिस्टम मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा डे लेंथ बढ़ाने के हिसाब से, मतलब फ्रूट साइज अगर अपने को बढ़ानी है तो एनवायरमेंटल डे लेंथ जो रहती है उसके अकॉर्डिंग ही तो फ्रूट शेप भी बढ़ेगा ना, क्लोरोफिल कंटेंट जब बढ़ेगा तभी तो फ्रूट की तो साइज वही है ना बढ़ेगी. आपको, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि वो डे हाँ, लाइट प्लांट को बेवकूफ बनाने में आता है कि ये डे लाइट है। डे लाइट के साथ में वो जो सीएफएल, वो लोग एलईडी यूज नहीं कर रहे, वो लोग सीएफएल यूज कर रहे हैं। एलईडी यूज कर सकते थे, लेकिन सीएफएल करने से क्या होता है, गर्माश मिलती है, क्योंकि विंटर में रात के टाइम पे टेम्परेचर 15-20 डिग्री हो जाता है, उसको वापस 2-5 डिग्री आपको ऊपर लेके आना है, इसलिए सीएफएल यूज करने में आते हैं, एलईडी यूज नहीं करते वो लोग। ठीक है प्रशांत पवार सर, आप उनको पर्सनली कॉल करके बोलिए, क्योंकि बाकी के लोगों के भी दूसरे मुझको क्वेश्चन लेने हैं. दूसरा डॉक्टर दूसरा जी, आपका क्रैकिंग, एक मिनट प्रशांत भाई, आपका दूसरा एक सवाल था क्रैकिंग के ऊपर। क्रैकिंग आप एक्सेसिव पानी डाल रहे हो तो ही क्रैकिंग होता है, या फिर फंगल क्रिएशन होता है। लेकिन आप अगर जैसे मैंने बताया मल्चिंग कर रहे हो और रेगुलर इस पानी सिर्फ जमीन में अगर नमी अगर आप क्रिएट करके रखते हो तो कोई क्रैकिंग का कोई इशू नहीं है। सर हम लोग 6 साल से कर रहे हैं और हमारा कच्छ एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे है। ठीक है डॉक्टर जी करुणाकरण सर, आपका क्वेश्चन पूछिए. Good morning, Vishal Gadaji. Audible? I am audible. यस सर, सर यस सर, हाउ आर यू? कंटिन्यू. How are you, Vishal ji? How are you? वेरी गुड सर। Congratulations for taking up this dragon fruit to the limelight to the Indian farmers, and also it will going to contribute to the Indian economy also and GDP contribution also. Thank you very much for taking up, and kudos to your team, and congratulations to your
interest towards the dragon fruit and promotion of dragon fruit. Keep it up. Kudos to your team. Thank you very much, doctor. Thank you very much, Okay. Vishal ji. Thank you. Okay, okay. Thanks for comment, sir. Just the introduction. Dr. Karunakan is from Hyderabad. Hello. बोले सर, बाकी के लोग कृपया म्यूट करके रखो. डॉक्टर करुणाकरण AICR से है, हैदराबाद से. Sir, एक मिनट हाइट कर चार साइडला त्याला हे झालं म्हणजे अच्छा. बोलिए सर, विशाल सर बोलिए. नहीं, मैं डॉक्टर करुणाकरण का इंट्रोडक्शन दे रहा था. इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से AICR हैदराबाद से वो वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं ट्रेनिंग और वो सब भी वो वहाँ पे कराते हैं. तो एक हमारा बहुत ही अच्छा संपर्क है उनके साथ. दूसरा डॉक्टर मधुकर पोद्दार जी है अपने इसके ऊपर, जो एक्सेल ग्रुप के हैं. उनके वहाँ काम करते थे, अभी हमारे साथ ऑन बोर्ड हमारे साथ आ रहे हैं डॉक्टर पोद्दार जी. ठीक आहे. अशोक पवार सर, ऍडव्होकेट अशोक पवार सर, आपला क्वेश्चन विचारा. हाँ सर. सर नमस्कार, मैं अशोक पवार परभनी महाराष्ट्र से. सर मैंने नमस्कार. 2 साल पहले हमने एक हेक्टर का प्लांटेशन किया है मेरे खेत में. तो हमको सनबर्ग का इशू बहुत आ रहा है 2 साल से. तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 50% पौधे जो थे वो उसको मतलब खो दिया हमने और फिर से दूसरे पौधे लगाए. लेकिन जो मई महीने में लास्ट के 15 दिन जो होते हैं 15 दिन, उसमें सबसे ज्यादा हमारा लॉस होता है. तो उसके लिए कुछ स्प्रे करना है या कुछ आप सजेस्ट कीजिएगा. वो एक क्वेश्चन था. Yes, एक तो ये सनबर्न का इश्यूज आपको मैच्योर प्लांट में आ रहा है कि सिर्फ ये जो नॉर्मल आप प्लांटिंग कर रहे हो उसमें आ रहा है आपको? सर मैच्योर प्लांट्स में आ रहा है. ओके, तो देखिए एक तो ये जो लाइव हेलो बोलिए सर, आवाज हाँ सर. आवाज आ रही, बोले सर. विशाल सर बोलिए. हाँ उमेश हेलो. उमेश सर अनम्यूट कीजिए. उमेश अनम्यूट कीजिए खुद को. हाँ सर. हेलो हेलो. ये सनबर्न का हाँ, बोल हेलो. हा उमेश सर. हा हा जे सनबर्न येतं मे मध्ये काय होतं माहितीये का, जर तुम्ही प्लॉट पूर्ण क्लिअरली मतलब साफ ठेवलेला आहे, तुमच्या प्लॉट मध्ये काहीच नाही ड्रॅगन फ्रूट शिवाय, आणि मे मध्ये कसं टेम्परेचर जास्त आहे, एक मे मध्ये येतो आणि एक ऑक्टोबर मध्ये येतो सनबर्निंगचा इश्यू. काय होतं त्यामध्ये सनरेज हाय असतात, त्यामुळे सनबर्निंगचा इश्यू होतो. त्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, कोणतंही ग्रीन मॅनरिंग क्रॉप म्हणजे जसं की धनच्या असू दे, नेहमपा असू दे, नाहीतर तुम्ही कोणतंही घ्या ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप, ते आपण मध्ये काय शॉर्ट टर्म क्रॉप मध्ये आपण त्या महिन्यामध्ये म्हणजे कसं आता मे मध्ये सनबर्निंगचा इश्यू येणार आहे, तर आपल्याला एप्रिलला त्याचं प्लांटेशन करायचं आहे. आणि ज्या प्लॉट आहे प्लॉटला फ्लड इरिगेशन पाणी द्यायचं आपल्याला. प्लॉट मध्ये पूर्ण ग्रीनरी करून घ्यायची आहे. जर ग्रीनरी झाली तर येणारा सनरेज आहेत ते डिस्ट्रीब्युट होतात पूर्ण, आणि जे डायरेक्ट सनरेज तुमच्या प्लांटवर इफेक्ट करतात ते प्लांटवरती इफेक्ट करणार नाहीत. पूर्ण प्लॉट मध्ये ग्रीनरी असेल तुमचं अर्निंग होणार नाही, पासून आपण वाचू शकतो. तर काही त्यात कारण नाही. आणि स्प्रे वगैरे काही घ्यायचा का? सिलिकॉनचा सर फवारा चालतो, पण सनरेज एवढे हेवी येतात की त्याचा पाहिजे असा रिझल्ट तुम्हाला भेटत नाही. त्यापेक्षा तुम्ही तुमच्या प्लॉटला नहीं, अगर कन्वर्ट आप करा ना ग्रीन मॅन्युरिंग मध्ये. फवारा करोगे तो उसका जो भी पानी है वो प्लांट पे पड़ेगा और जो धूप आएगा ना तो वो प्लांट को जला डालेगा. ये सनबर्न और मेनली क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ही पतले हैं. तो ये जब आप मल्चिंग करोगे और ये जो बताया कि जैसे आप ग्रीन मैन्योरिंग के कुछ करोगे ना, तो आपका जमीन ठंडा रहेगा, तो उसके वजह से भी आपको प्लांट को ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा ये. ओके सर. तो ठीक है, सिलिकॉन पुढचा प्रश्न. प्रॉपर नहीं है मतलब. हेलो. ठीक आहे. पुढचा प्रश्न मी घेतो. MIA2 कोणीतरी जॉईन केले, त्यांनी नाव नाही हे केलेलं. आपला प्रश्न विचारा. हेलो, मैं नासिक से बोल रहा हूँ. बोलिए. हाँ जी सर. मेरा क्वेश्चन ये था कि अपने सब अपना मतलब नर्सरी बनाना है खुद का. हाँ. तो अब उसमें मिट्टी के साथ हम क्या क्या कंपोस्ट मिलाते हैं. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम उसको जब क्रॉस कट करते हैं तो उसको सूखने देना पड़ता है 1-2 दिन के लिए, कि लवी सोविंग कर सकते हैं डायरेक्ट. उमेश. हॅलो हॅलो. हा उमेश सर बोला. तुम्ही नर्सरीला जर यूज करायचा असेल, मेन तुमचा जो प्लॉट आहे
3 वर्षाचा पुराणा पाहिजे, जुना प्लॉट पाहिजे. हो. ते काय प्रॉपर मदर प्लांट बनतं. जर तुमचा 1, 2, 1.5 वर्षाचा असेल तर तुम्ही त्याला सक्सेस व्हायला भरपूर म्हणजे टाइम जातो. का तर काय होतं, पूर्ण प्लांट तुमचं मदर प्लांट पूर्ण गळतं. Mature नसतं. होत नाही का तर ते स्ट्रॉंग मॅच्युअर नसल्यामुळं पूर्ण तुमचं गळून जातं. पाण्यासारखं पस सारखं होऊन जातं. त्यासाठी मेन तुमचा जो प्लॉट आहे, मेन तुमचं जे मदर झाड आहे ना, ते 3 वर्ष जुनं पाहिजे आणि जे तुम्ही मटेरियल यूज करणार आहे मदर प्लांटसाठी, आता मी तुम्हाला दाखवतोय बघा. हे जे मटेरियल आहे, हे मी मदर प्लांटसाठी यूज करू शकतो. याच्यावरती बघा मी 3 फ्रूट काढलेले आहेत. तुम्हाला दिसतायत. 3 पण नाही 4 फ्रूट माझे आलेले आहेत. हे कट बघा, फ्रूटचा माझा कट आहे इथं. हे तुम्ही बघताय. हा इथे काय दिसतंय तुम्हाला? हो, दिसतंय. हां. आणि याची ये- साईज पण बघा, थिकनेस पण बघा. पूर्ण 3 वर्ष म्हणजे झालेत याला तसे आता 5 वर्ष, पण पूर्ण एकदम हेवी मॅच्युअर आहे. हे तुम्ही मटेरियल जर यूज केलं ना, तुमचं जे प्लांट होणार आहे ती पण एकदम निरोगी आणि चांगलं होणार आहे. आणि जर्मिनेशन पण त्याचं फास्ट होणार आहे आणि ग्रोथ पण चांगली पकडते. असं तुम्हाला मेन पहिल्यांदा मटेरियल घ्यावं लागेल. त्यामुळे तुमचं काय नर्सरी जी होणार नाही ना, एकदम योग्य आणि जास्त म्हणजे ग्रोथ म्हणजे कमी पिरियडमध्ये चांगली त्याची वाढ होईल असं होईल. आणि जे तुम्हाला त्यामध्ये जे मटेरियल यूज करायचं म्हणजे मातीचे बॅग भरायचे आहेत, त्यामध्ये तुम्ही ब्लॅक सॉइल यूज करू शकता. मग त्यामध्ये नॉर्मली ब्लॅक सँडी असेल तरी सुद्धा चालते. वर्मी कंपोस्ट असेल तर त्यामध्ये थोडं वर्मी कंपोस्ट यूज करू शकता. परत त्यानंतर आपल्याकडे सिटी वेस्ट असेल तर सिटी वेस्ट यूज करू शकता. ह्या तिन्हीचं मिश्रण करून आपण बॅग फिलिंग करू शकतो. ठीक आहे. त्यांचा पोल्ट्री प्रश्न अजून एक होता त्यांच्यामध्ये की ते आपण कटिंग केल्यानंतर किती दिवस ठेवायचं आणि नंतर बॅगेत टाकायचं का लगेच आपण बॅगेत टाकायचं? तसं काय सर त्यात असं हे नाही की त्याला 2 दिवस ठेवा, 3 दिवस ठेवा. तुम्ही 1-2 तासात जरी त्याचा यूज केला तरी सुद्धा चालतो नर्सरीला आणि 2-4 दिवसांनी जरी यूज केला तरी सुद्धा चालतो. काही प्रॉब्लेम नाही. हे एका रोपाची कॅक्टस एका रोपाची किंमत किती आणि आयडियल सीझन कोणता प्लांटेशनचा? तसं सर प्लांटेशन आपण ऑल सीझन मध्ये कधीही करू शकतो. जसं की आता आपल्याला एक प्रॉब्लेम आला की मे मध्ये सनबर्निंग होतं, ऑक्टोबर मध्ये सनबर्निंग होतं. एप्रिल मे 2 महिने द्यायचे सोडून ऑक्टोबर नोव्हेंबर हे 2 महिने द्यायचे सोडून ऑल सीझन मध्ये आपण कधी प्लांटेशन करू शकतो. पण कसं ऍक्च्युअल जर तुम्हाला एका वर्षामध्ये प्रोडक्शन हवं असेल तर जून जुलैला तुमचं प्लांटेशन झालं, नेक्स्ट जून जुलैला तुमचं प्रोडक्शन येणार. तुम्हाला एक सीझन भेटून जाईल आणि तुम्ही जानेवारी फेब्रुवारी जर प्लांटेशन केलं तर तुम्हाला 1.5 वर्षानंतर प्लांटेशन येणार. त्याचा पर्टिक्युलर सीझन जो आपला पावसाळा राहतो, जून पासून त्याचं हार्वेस्टिंग चालू होतं, नोव्हेंबर पर्यंत त्याचं हार्वेस्टिंग चालतं, मागं मुळं हार्वेस्टिंग येतं. असा तुम्हाला सीझन भेटू शकेल. तसं ऑल सीझन मध्ये आपण कधी प्लांटेशन करू शकतो. हॅलो. हा हा बोला सर. सर. क्वेश्चन होता, आपली ती प्लांटची थिकनेस आहे. समजा आता माझा 4 मंथचा प्लॉट आहे. त्याची जी थिकनेस आहे ती म्हणजे खूप हाय आहे, तर त्याच्या ग्रोथ रेटवर काही प्रॉब्लेम इफेक्ट होतो का? नाही सर, ग्रोथ रेटवर काहीच इफेक्ट होत नाही. हाय म्हणजे तुम्ही कशाची थिकनेस बोलताय? मदर प्लांटची थिकनेस बोलताय? वीक दिसते की एकदम स्ट्रॉंग दिसते? स्ट्रॉंग दिसते. स्ट्रॉंग असेल तर काही प्रॉब्लेम, ग्रोथ रेटवर काही प्रॉब्लेम येत नाही. उलट तुमचं जे म्हणजे ग्रोथ व्हायला पाहिजे ना, ग्रोथ फास्ट होऊन जाईल. काही होत नाही सर. त्याला तुम्ही सर सर जी, ऑर्गॅनिक मध्ये जे आपण जैसे आळवणी जैसे कि घालतो पहले जैसे कि पहले बताया, आप कहाँ से भी नर्सरी लेते हो या अगर आप नर्सरी बेचते हो तो एक ध्यान रखिए कि दूसरे कोई शेतकरी को मतलब वो प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए 3 साल का मिनिमम आपका प्लांटेशन रखिए। तो क्या ऑटोमेटिक और उसको जो बराबर जर्मिनेट करके आप दोगे तो किसी को भी वो अच्छा होगा, ठीक है सर. उसमें एका दिक्कत एका नहीं रोपाची आएगी। एक प्लांट की कीमत क्या होती है और एक जो ये ड्रैगन फ्रूट है वो कैसे केजी से मार्केट में जाता है ऑन एन एवरेज? बराबर। तो हम लोग एक प्लांट 65 रुपीज में बेचते हैं, ये हमारा रिटेल प्राइस है, जो 50-100 प्लांट के ऐसा लेके जाते हैं। लेकिन जो बड़ा एकरेज करते हैं तो कितना बड़ा एकरेज करते हैं और हमारा क्या क्या हेल्प लगता है, उस हिसाब से हम डिस्काउंटिंग उनको करके देते हैं। और जैसे कि बताया कि फ्रूट का प्राइसिंग, तो हमें कच्छ हो या सांगली हो, किधर से भी हमको एक्स फार्म मतलब फार्म पे से हमको 200-250 रुपया पर किलो मिल जाता है। और रिटेल जो हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो वो 350 रुपया किलो हमको मिल रहा है। और हमारा एकदम सेट चैनल है जहाँ पे हमारा ये फ्रूट बिकता है पूरे बॉम्बे, अहमदाबाद, अपना सूरत, बड़ौदा, सांगली, हैदराबाद और दूसरे शहरों में भी हम लोग अभी धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं। और ये हमारा पूरा हमारे ब्रांड में माइशा करके हमारा ब्रांड है, उसमें बिकता है। अब ये ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ हम लोग ने दूसरे फ्रूट की ट्रेडिंग भी चालू कर डाले, क्योंकि हमारा क्या अभी एक चैनल सेट हो गया है इसके अंदर। थोडंसं सर सर इसका अभिजित, रेनफॉल. हॅलो हा बोला सर. सर, अभिजित जाधव बोलतो सोलापूरहून.
हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन था। इसका अभी बोलिए। जो पर एकड़ ये कितना आ जाता है इसका फ्रूट्स मीन्स इन टर्म्स ऑफ वेट ये जो आप फर्स्ट सांगली ईयर का में? ये जो आप सांगली का देख रहे हो, सांगली का देख रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में हमको करीबन 3 टन प्रोडक्शन आया था। इस साल हमको 10 टन के ऊपर प्रोडक्शन आया है सांगली में। यस सर। और इसको कुछ वाटर सोल्यूबल्स वगैरह लगते हैं क्या सर बीच बीच में? तो हम लोग हेलो टोटल जैसे कि बताया, हम लोग सुभाष पालेकर ZBNF टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि जो भी अपना आजू बाजू मिलता है हम वो ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं। गोबर है, सिटी वेस्ट है, हम लोग ज्यादा यही यूज कर रहे हैं इसमें। महेश अगर आपका सॉइल टेस्टिंग करा लो, सॉइल टेस्टिंग अगर करा लो, अगर आपको मालूम पड़ता हो कि भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ मिसिंग है, तो उस हिसाब से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सजेस्ट करते हैं स्टार्टिंग के लिए। लेकिन आप जीवामृत के ये सब आप रेगुलर बेस पे करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। ये आप एक समझ के चलिए कि द्राक्ष के वो नहीं है जिसमें आपको एडिशनल केमिकल के वो दूसरा कुछ आपको इसको डाल के आपको वो ग्रोथ ले आना है। नेचुरल तरीके से कीजिए आप फार्मिंग। हेलो ठीक है, अभिजीत थोड़ा सर। सर इसके हेलो मेडिसिनल हेलो मेडिसिनल हेलो। मेडिसिनल मेडिसिनल वैल्यू के बारे में बताओ सर। इसमें जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, फिर इसके विटामिन A, B, C ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, ये एक पानी वाला फ्रूट है। तो इसके वजह से क्या है कि ये ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है, लाल कलर है प्लस ये जो भी इसमें गुण है ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज करता है। इसलिए इसे डेंगू मलेरिया के लिए डॉक्टर्स बोल रहे थे। इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है कोरोना में, इसलिए डॉक्टर वापस कोरोना में रेकमेंड किया था। हम लोग ने खुद ने इस साल 600 किलो अपना 7 हिल्स हॉस्पिटल है अंधेरी अपना बॉम्बे में, उधर हम लोग ने डोनेशन किया था। तो काफी पेशेंट जिसने ये फ्रूट नहीं खाया था, एक तो उनको बहुत ही अच्छा लगा फ्रूट, और खुद खाने के बाद उनको एक अंदर से ही एक मजा आने लगी, एक बोलते हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रेंथ उनको मिलने लगा। फिर काफी कैंसर पेशेंट जो है वो केमोथेरेपी के बाद ये एक फ्रूट खाते हैं एक अपना स्ट्रेंथ वापस रीगेन करने के लिए। और दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज है, क्योंकि पानी वाला फ्रूट है, इसमें जिंक कंटेंट है, तो ये ऑटोमेटिक इनको मिल जाता है। नहीं तो उसके लिए एक टैबलेट, उनको जिंक के लिए टैबलेट खानी पड़ती है। तो ये सब मतलब इसके अंदर आपको इन नेचुरल फॉर्म मिलता है। फिर इसमें जो काले दाने हैं दैट इज रिच इन ओमेगा 3, जो नहीं तो आपको जो जैसे हम जैन है या हिंदू है जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वो कॉड लिवर की नहीं तो हमको वो टैबलेट लेनी पड़ती है। तो ये ऑटोमेटिक आपको इसके वो काले तिल में से आपको मिल जाता है, जो इसके सीड्स जो है उसमें से। ठीक गुड आफ्टरनून टू ऑर्गेनाइजर्स। मेडिकल ये है क्या रेड वाले में है? प्रश्न परत विचारा सर, रेड आपला प्रश्न परत विचारा। रेड ज्यादा ही हेल्थ बेनिफिट में ज्यादा ही अच्छा है। वो व्हाइट मतलब 19-20 पकड़ के चलिए, लेकिन रेड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी हाँ बोले सर, बोले सर। Hello, hello. Am I audible? हाँ बोले सर। यस सर। Yeah, myself, Dr. Nagaraj from Andhra Pradesh, YSR Horticulture University. Congratulations to the organizers. And my question is, अगर ये नर्सरी से हम ज्यादा सैपलिंग्स लेगा तो is there any buyback policy? Vishal For the sir, farmers. We don't have a Farmers. buyback policy. Yeah, sir, Yeah. that's what I said. We don't have a buyback policy, but definitely, if you are buying our nursery, we definitely help you sell the product. So we have got a win-win situation with the farmers, where we are allowing them to sell the product on their own, and if they feel that we are fetching them a better price, they can sell it through us. Okay. If they feel that at farm they are getting a better price, they can sell it at the farm. Okay. One more question We is. are assisting in all the ways. Okay, sir. One more question is, to reach to Andhra, what's the minimum? That is, कितना हम order दे सकते हैं आपको? 100 या You can 500? order one plant. You can order, sir. You can order one plant. You can order 1 lakh plants. The transportation is on the farmer. Transportation We are giving is on X the farmer. farm price. Okay. Is there any service from the transport, transports, different That transports? we do also? arrange. Yeah. So that we do help and arrange. As I said, we have been supplying across India. So we've got farmers. Say we've got a farmer in Madurai. We've got a farmer in Siliguri, Srinagar, everywhere. So it goes in transport only. Okay. Only one more question. What's the maximum? This Yes, is sir. shelf life of the fruit under natural conditions. So we've seen approx 10 to 15 days in natural condition. Okay. Under refrigerated. And if you are,
Refrigerated, it can go beyond 1 month. Beyond 1 month. 45 days also. Yeah. Because if you see, currently whatever fruit is coming, imported fruit, it takes 20 to 25 days because say once it is harvested, it goes to the pack house in Vietnam, and then it goes to the port to, Bombay port, then again to APMC, and, before it comes to the retail, it easily takes 30 to 45 days till you get the fruit in your hand. Okay, sir. Thank you. As ठीक है. Dr. Karnakaran said that only marketing is the main problem, and nowadays totally imports are coming up. No, we are not going for the export. Now you are telling that we are also going for the exports, but maximum imports are there from the other countries. Exactly, sir. The maximum import not from other countries. It's mainly Vietnam. And what Okay. is happening is, so I'll tell in Hindi so that others can understand. अभी क्या हो रहा है कि वियतनाम से ये ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, और वो भी उनका सी ग्रेड जो अपन बोलते हैं ना, जो निग्लेक्टेड जो वैरायटी है, जो किधर बिकता नहीं है, वो इंडिया में आ रहा है। उनका जो ए वैरायटी है वो चाइना जाता है, बी वैरायटी यूरोप जाता है, और फिर यहाँ से जो रिजेक्ट होके जो आता है वो इंडिया में आ रहा है। इनफैक्ट 1 महीने पहले वियतनाम गवर्नमेंट ने इंडिया गवर्नमेंट को बोला था कि भाई हमारा सब फ्रूट्स आप ले लो तो हमको इजी हो। तो अपना इंडिया को वियतनाम के साथ संबंध बनाए रखना है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट वो जो एरिया है, वो दरिया जो किनारा है, वहां पे अपने शिप्स और जो लेके जाने होंगे, तो एक पॉलिटिकल इशू है, इसीलिए वो लोग इंपोर्ट्स ये कभी बंद नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम लोग ने रिक्वेस्ट एक डाली है गवर्नमेंट में कि एक आप SOP मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस बनाइए कि वहां का अच्छा माल अपने पास आए। तो ये जो डंपिंग हो रहा है इंडिया में कचरा माल, वो ना हो, तो क्या है कि अपने खेडूत को 2 पैसा ज्यादा मिल सके, जो अपना अच्छा वैरायटी जो आ रहा है, तो वो एक बोले ना एप्पल टू एप्पल कंपेयर हो सके। तो वो हम लोग ने ऑलरेडी ट्राई, हमारी सब चालू है इसका। इनफैक्ट हमने गवर्नमेंट में ये गए भी है कि भाई इसमें सब्सिडी भी ले आइए आप। ठीक आहे. मोटो जी प्ले करके कोई मोटो जी प्ले करके कोई मोटो जी प्ले करके हा मीच आहे. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार सर. आवाज येतोय का? येस येस. हा, मी साताऱ्यामधून आहे. तर मला प्लांट साठी ऑर्डर द्यायची असेल तर मला जवळची नर्सरी कुठली पडेल, चांगली पडेल का? हमारा नर्सरी सब कच्छ से ही आता है सर, क्योंकि वही हमारा मदर प्लांट मेन प्लांटेशन है, तो हम नर्सरी कच्छ से ही भेजते हैं। तो मेरा संगमनेर का भी प्रोजेक्ट है, वो भी मेरा कच्छ से ही आता है। अच्छा, तो नंबर मिलेगा क्या मुझे नर्सरी का? यस सर, आप बताइए ना. इस पे चैट पे 98206 98206 206 35 35 335। 335। हाँ, ये मेरा नंबर है, विशाल। सर क्या कीजिए, आपके नंबर जो चैट बॉक्स में डालिए, और सांगली और कच्छ के बीच फार्मर के जो नंबर है वो भी आप चैट बॉक्स में डालिए। श्योर। मैं लातूर से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन, जैसे कि फ्रूटिंग के पीरियड में ना फ्रूट की साइज है ना कुछ कम ही रहती है, और मैं भी ऑर्गेनिक ही करता हूँ, फार्मिंग, जीवामृत, डिकम्पोजर वैसे, तो कुछ ऐसा है क्या, मतलब ऑर्गेनिक में हम फ्रूट की साइज बढ़ा सकते हैं? उमेश, हेलो। उमेश सर अनम्यूट करा, उमेश सर। हेलो। हाँ उमेश सर अनम्यूट करा, उमेश हा केले मी. हा सर बोला. साईज कमी येते म्हणजे एका प्लांटवर तुम्ही किती फ्रूट ठेवता? प्लांटवर फ्रूट म्हणजे ऑलरेडी खूप कमीच आहे. आमचं 3rd इयर असून पण आम्हाला ना यावर्षी एक 800-900 किलोच माल झाला होता. 800 म्हणजे पोलचं ऍव्हरेज किती आलं तुमच्या? साईज कमी म्हणजे कसं 250 ग्रामचं येतात का 200 ग्रामचं येतात, कसं काय फ्रुटांचं काय प्रॉब्लेम? 200 ते 300 ग्राम मध्ये फळं जास्त येतात. असं आहे का? हा, तुमचा प्लॉट कुठे आहे? लातूर मध्ये आहे, निलंगेच्या जवळ. बरोबर सर. तर तुम्ही कोणती पोल आणि रिंग मेथड केली तर? पोल आणि रिंग मेथड आहे. हो सर, त्याला तुम्ही खातं कधी देता, कोणत्या सीझन मध्ये देता? खत याला मी 2दा खत दिले, आपले शेणखत आतापर्यंत, आणि जीवामृत आणि डिकम्पोजर त्याला कंटिन्यू देतो आम्ही. मग शेणखत 2दा मध्ये 3 वर्षामध्ये 2 वेळेस दिलं का तुम्ही? दिले. हो बरोबर. मग त्यामध्ये तुम्ही एक काम करा, 3 टाईपची खत तुम्ही युज करा मिक्स मध्ये. शेणखत, लेंडी खत आणि आपलं बॉयलरचं खत. लेंडी आणि बॉयलर खत. ओके. हा, 3 खत युज करा. आणि खत मेन आता डिसेंबर मध्ये देऊन ठेवा, का तर खत
45 ते 2 महिन्यामध्ये लागायला चालू होतात आणि तेव्हा आत्तापासून न्यूट्रिएंट्स उचलायला चालू केलं ना झाडाने, सीझन मध्ये झाडांना ट्रेस येत नाही. तुमच्या झाडांना ट्रेस येत असेल, ट्रेस आल्यामुळे तुमचे झाड सुकटल्यागत होत असतील फळं आल्यानंतर. हा सुकतात पानाचे. हा पापडीगत होतात, त्यामुळे झाडांना स्ट्रेस येतो, त्यामुळे तुमच्या साईज भेटत नाही. तुम्ही 3 टाईपची खतं द्या. आता एकदा द्यायची आणि ऑगस्ट दरम्यान एकदा द्यायची. तुमच्या एका झाडाला 20 म्हणजे एका पोलला 20 किलो तर खत पडायला पाहिजे मिक्स मध्ये. 20 किलो पर पोल ना? हा पर पोल म्हणजे 4 झाडांना 5-5 किलो. आणि खतं देताना मुलीपाशी खतं द्यायची खड्डा करून, आणि ती खतं मातीनं गाडून घ्यायची पूर्ण जमिनीमध्ये. ओके ओके बरोबर. हा, आणि खतं दिल्यानंतर एकदा फ्लड इरिगेशन म्हणजे पाटानं पाणी पाजून घ्यायचं. खतं पूर्ण डिझॉल्व्ह होऊन जातात. अच्छा, म्हणजे आम्ही बोध केले तिथे, म्हणजे ड्रिपनं जाईल पाणी चांगल्या प्रकारे. ड्रिपने पण जातच, ड्रिप आमचं पण आहे, पण कसं पाटानं पाणी पाजलं ना पूर्ण जमिनीतून गरमास निघून जाते आणि जे खतं असतात हिट होत नाहीत, झाडाला डॅमेज करत नाहीत. ओके ओके हो बरोबर. हा ठीक आहे सर, मला वाटतंय आपल्याकडे वेळेची थोडीशी मर्यादा आहे. भरपूर लोकांचे प्रश्न आहेत. शेवटचा एक प्रश्न आहे मी. हा जितेन सर बोला, जितेन वर्षानी सर. सर मेरा ड्रैगन फ्रूट का खुद का है, अभी मैं भुज में रहता हूँ, आपको मिला हूँ, और मेरे ड्रैगन फ्रूट में लाल टपकी आ जाती है, वही एक प्रॉब्लम है। ग्रोथ भी अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं, आपके कितने प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है? मेरे देखो एक मेरे नंबर दिया हुआ है, मैं वीडियो कर सकता हूँ? हाँ करिए सर, ऑन कीजिए। वीडियो आप ऑन हो गया। हाँ दिखाइए सर। अभी आपके फील्ड से है ना आप लाइव? देखिए ठीक ये है, है हाँ। ना जो 16 नंबर का पोल है, उसमें 80 प्लांटेशन है, उसमें से ये देखो एक के बाद एक में लाल टपकी आ जाती है। वो कैमरा नजदीक रखो जितेन सर, कैमरा नजदीक रखो प्लांट पे। जिधर प्रॉब्लम आ रहा है ना, आपको जिधर प्रॉब्लम आ रहा है उस पे कैमरा स्टेडी रखो, स्टेडी रखो। ये रहा। हाँ उमेश सर, ऐसा सर आपने नर्सरी कहाँ से ली है? नर्सरी तो मैं दोनों से ली है। धोनी से मेन क्या है सर, और आपका प्लांटेशन भी अभी का है, मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ, 1 से 2 महीने का प्लांटेशन लगता है। हाँ 9वें महीने में प्लांटेशन किया है। दूसरा महीना वही चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है। 9वां तो ये वही वो बराबर। सनबर्न की वजह से हुआ है अभी, क्योंकि इनका प्लांटेशन नर्सरी जो थी ना, नर्सरी इनके ग्रीन हाउस में रही हुई है, और जब एक नर्सरी अपना सन में आ जाती है ना, धूप में, तब ये प्रॉब्लम नॉर्मली आ जाता है शुरुआत में। उसके ऊपर आप 2 से 3 महीने पुराना खट्टा चा स्प्रे में यूज कर सकते हो। 2 से 3 महीना पुराना? हाँ पुराना, उसके अंदर कॉपर का जो भी कंटेन आता है, जैसे कि कॉपर का वायर हो, जो भी हो, समझ लीजिए आपके पास 50 लीटर छाछ है खट्टा, तो उसके 2 से 3 किलो कॉपर का कोई भी कंटेंट डाल दीजिए, और 15 लीटर के लिए 2 लीटर छाछ यूज करने का स्प्रे में। 15 लीटर, हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ, और हफ्ते में ये 2 बार कीजिए। और अभी देखो आपका जर्मिनेशन चालू हो जाएगा ना, ग्रोथ चालू हो जाएगा ना, ये निकल जाएगा। अभी तक आपका रूट जमीन में पकड़ा हुआ नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। नहीं ये है ना, ये 1 महीने की ग्रोथ है, ये नहीं। हाँ मैं समझ गया। अभी ये क्या, हाँ ये शूट नया है, इसकी वजह से नॉर्मल इसका टिप में देख लीजिए येलोनेस आपको दिखता है, ये धूप की वजह से लगता है, इसमें कुछ ऐसा इश्यू नहीं है। एक बार चालू हो गया ना, अभी ठंडी चालू हुई है, अभी और अच्छी ग्रोथ आ जाएगी और ये येलोनेस निकल जाएगा, लेकिन आप एवरी वीक इसका स्प्रे लीजिए। हाँ, और मैंने दूसरा भी एक एक्सप्लेन किया है, जो वो एक आधा 2 एकड़ में किया, 1 एकड़ में मैंने पौधा डाला है डायरेक्ट, यानी नहीं आ रहा आपका प्लांटेशन जितेन सर। लेके। हेलो हाँ फिर से बोलिए। हाँ फिर से पूछिए। 2 एकड़ में मैंने 2 एक्सप्लेनेशन किया, एक में मैंने खाली टेनिया डाली है, यानी वो गुजराती मेरे को ज्यादा आती है, हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ। हाँ वांधा नहीं, बोलो। मैंने एक में रोपा नाख्या છે ને એક માં મેં ખાલી ડાળખી નાખી છે ડાયરેક્ટ। हाँ બરાબર, એનો ગ્રોથ મને સારો આપે છે, અને આ જે રોપા નાખ્યા છે ને એનો ગ્રોથ કમજોર આવે છે, કેમ કે એનું ક્યાં ને ક્યાં પહોંચી ગયું છે, હું તમને બતાવું। આ ડાળીઓ છે। विशाल सर बोलिए आप। उसका ग्रोथ उसका डबल है, जहाँ એના કરતા વધારે છે ડબલ ડાળીઓમાં। આ ડાળીઓ ક્યારે નાખેલી તમે? આ ડાળીઓ 1 મહિના સેમ થયું, સેમ ટાઈમ।
અને બંને સેમ હાઈટ નહીં જતી? ના થોડોક ઉપર નીચે હતો થોડોક, પણ તમે જે ખબર નહીં તો પછી આમાં મીટિંગ હા मीटिंगમાં તમે सर કીધું इनका सर हाँ। इनका हुआ क्या है? हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ बोला उमेश सर, बोला उमेश सर, बोला। इनका हुआ क्या है, जो इनको कटिंग मिला है अभी देख लीजिए, डायरेक्ट प्लांट में से इनको कटिंग मिला है, पोल में से, ये छाव में नहीं गया और इधर धूप में था, इन्होंने लेकर गए और डायरेक्ट धूप में आए। और जो इनको नर्सरी मिली है ना, ये छाव की नर्सरी, हाँ तो क्या हाँ वो नर्सरी धूप में छाव में पड़ी थी, बाद में ये धूप में गई ना, 1 से 1.5 महीना इनको झटका लगा है तुरंत ऐसा धूप में हाँ जाने के बाद, हाँ इसकी हाँ वजह से इसका ग्रोथ नहीं हुआ। हाँ। और वो जो उनको मदर प्लांट कटिंग मिला है, डायरेक्ट पोल से कटिंग करके इनको दिया हुआ है, ये धूप में था और डायरेक्ट वो धूप में गए, इसलिए इसका जो वातावरण टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसके लिए उसका ग्रोथ फास्ट हो गया है। थोड़ा सा इनको हार्डनिंग हार्डनिंग जो बोलते हैं वो हार्डनिंग का इश्यू दिख रहा है थोड़ा सा, है ना? यस कंट्रोल क्लाइमेट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाने के बाद जो एक्चुअली जो चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें थोड़ा सा शॉक लिया है उसने। हाँ शॉक ले इसकी वजह से, लेकिन अभी क्या है, अभी ठंडक चालू हो गई यहाँ पे, अभी ग्रोथ चालू हो जाएगा, कुछ इश्यू नहीं आएगा। ठीक है सर, आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट कीजिए ओके सर, जतिन ओके। सर। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, टाइम लिमिटेशन, इसलिए अभी ये प्रोग्राम ये करना पडेगा। तो मैं लास्टली जसं मी सकाळी म्हणलो होतो की एखाद्या शेतकऱ्याला जर का याच्या शेतीमध्ये नवीन प्रयोग करायचा असेल तर सध्याच्या काळामध्ये आपण प्रगतशील शेतकरी न बनता सध्या प्रयोगशील शेतकरी बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। आणि हे सर्व करत असतानाच ही जी सर्व टीम आहे, विशाल सर असतील, कल्पेश सर असतील, संतोष पाटील असतील किंवा उमेश पाटील सर सर हिंदी असतील, हिंदी सर हिंदी यांच्या यासारख्या सर्वांचं जर का याच्यामध्ये सहकार्य लाभलं तर नक्कीच आपण याच्यामध्ये काही ना काहीतरी शेतीमध्ये आधुनिक क्रांती करू शकतो। परत एकदा मी शेकरू फाउंडेशन तर्फे या सर्वांचं या ठिकाणी आभार मानतो की खरंच तुम्ही ही जर टेक्नॉलॉजी केली तर नक्कीच त्याच्यामध्ये पुढे जाऊ शकता। कार्यक्रम संपवण्यापूर्वी मी विशाल सरांना विनंती करतो की आप थोड़ा सा क्लोजिंग रिमार्क कीजिए विशाल सर। पहले तो शेकरू फाउंडेशन को थैंक यू जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारा फार्म्स बताने की अपॉर्चुनिटी दी, हम क्या कर रहे हैं। और कोई भी फार्मर्स को कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस फार्मर्स को ये करना हो वो कभी भी हमारे फार्म पे आ सकते हैं। आप फोन किए बिना भी अगर आ जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे वहाँ कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम के कुछ नहीं है। आप आ जाइए, आपको रुकना हो, जब तक आपको सीखना हो आप हमारे पास सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा, अगर आप कुछ भी उगाते हो ऑर्गेनिक खास करके और आपको उसकी मार्केटिंग करनी हो तो वो भी हम आपको हेल्प करके देंगे। तो उसके लिए आप कल्पेश या मेरे टच में रहिए और किधर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो वी आर मोस्ट वेलकम सर। हेलो, थैंक यू एवरीवन। उमेश पाटिल सर, प्लीज शेयर योर नंबर। हाँ सर, हेलो। उमेश और मेरी टीम में उमेश पाटिल है जो कच्छ में मेरा पूरा फार्म जो संभालता है उमेश, और उसका कजिन है संतोष। ये दोनों सांगली के हैं और ये सांगली का जो फार्म जो संतोष खड़ा है वो उमेश का ही फार्म है, जहाँ हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करके और उधर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो हमको आया है। और इधर हम लोग ये 10 एकड़ और बढ़ा रहे हैं इसी साल में सांगली में। उमेश पाटिल सर। सर मी हाँ सर, हेलो। उमेश पाटिल सर, प्लीज शेयर योर नंबर चैट बॉक्स। ओके ओके सर, 96 नेक्स्ट इन हेलो। चैट बॉक्स कमेंट योर नंबर। चॅट बॉक्स मध्ये टाका सर, चॅट बॉक्स मध्ये टाका। चैट पे डाल दे उमेश। ओके सर, हाँ। नहीं तो आणि मुझे सर कांटेक्ट मी कीजिए, मैं सबको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। हा सर, मी आणि हा उमेश कार्यक्रम सर तुम्हाला पूर्ण काय करण्यापूर्वी बोलायचं? मी हा आता जसं विशाल सरांनी सांगितलं की जो तुम्ही सांगलीचा प्लॉट महाराष्ट्रातला बघता तो माझाच प्लॉट आहे। आमचं मी मेन शेतकरी फार्मिंग शेतकरी फॅमिली मधूनच आहे आणि आमचं मेन सुरुवातीला काय जास्त करून द्राक्षामध्ये इंटरेस्ट होता। माझी 5-6 एकर द्राक्ष बाग होती, त्यातील मी आता 2 एकर द्राक्ष बाग काढलेली आहे, 4 एकर द्राक्ष बाग ठेवलेली आहे। द्राक्ष बागेमध्ये काय होतं, पूर्ण इन्सेक्टिसाइड आणि पेस्टिसाइड यूज करावे लागतात। त्यामध्ये तरी पण एवढी रिस्क घेऊन ते आपण क्रॉप घेऊ शकतो की रात्रीमध्ये प्लॉट जातात, डावणे येतो, पावडरी मिल्ड्यू येतो, कोणते रोग येतात आणि आपलं प्लॉट जातात, एवढं रिस्की ते क्रॉप आहे द्राक्षाचं। त्यापेक्षा माझ्या घरच्यांना पण मी ड्रॅगनची जी लागवड केली, आता माझे 3रं वर्ष चालू आहे, प्रोडक्शनचं 2रं वर्ष चालू आहे। माझे घरचे पण खूप खुश आहेत यामध्ये। आता मी 2 एकर पण नाही, माझं 1.5 एकर मध्ये ड्रॅगन फ्रूट प्लांटेशन आहे। पहिल्या वर्षी 3 ते 5 टनाचं माझं ऍव्हरेज आलेलं, आता माझं 12 ते 13 टनाचं ऍव्हरेज आलंय प्रोडक्शनचं सेकंड इयर मध्ये। आणि त्याला काही आमचा वर्षाला काही खर्च नाही, 1 लाख रुपये पण खर्च जात नाही वर्षाला।
पूर्ण मजुरी पकडली, सर्व पकडलं आणि पूर्ण ऑर्गॅनिक करतो. ऑर्गॅनिक खतं घालून पण 1 लाख पण खर्च जात नाही, तेवढं प्रॉफिट राहतं. त्यामध्ये मी कंपेअरिंग करायला गेलो ना, मला द्राक्षापेक्षा ऊसापेक्षा ड्रॅगन मध्ये जास्त इंटरेस्ट आला आणि माझे घरचे पण खुश आहेत यामध्ये. मी शेतकरी उमेश बांधवांना सर. तेच बोलतो, मी शेतकरी बांधवांना हेच सजेशन करतो, काहीतरी तुम्ही नवीन करायचं असेल तर ड्रॅगन मध्ये उतरा. फर्स्ट टाइमच तुम्हाला काय असेल तरी इन्व्हेस्टमेंट आहे, नंतर तुम्हाला 20 ते 25 वर्ष त्यातून प्रॉफिटच आहे. हा माल आपला 50 रुपये किलो जरी गेला ना, आपल्याला परवडण्यासारखा आहे. ओके सर, कार्यक्रम थँक्यू. शेवट करण्यापूर्वी मोहम्मद नजीर शेख तुमची 2-3 वेळा रिक्वेस्ट आली होती. कृपया तुम्हाला सर. काही विचारायचं असेल तर बोलू शकता तुम्ही. हो सर, मला एक हे विचारायचं होतं सर, आपण ह्याचं जे खताचं जे नियोजन आहे, म्हणजे आता मी यावर्षी पाहिलं की जास्त करून जी साईज होती ती थोडीफार कमी आली, म्हणजे काही मोर दॅन 80% साईज ती कमीच होती. तर आपण साईज जरा वाढवण्यासाठी किंवा त्याला बेटर न्यूट्रिशनसाठी आपण खत व्यवस्थापन कशी करायची, कारण आपण जास्त करून स्लरी वगैरे त्यात देतो, स्लरी देतो आणि आपलं हे जे शेणखत आहे ते आपण वापरतो. तुमचं दुसरं आपण तुमच्याकडे ड्रॅगन आहे का सर? तुमच्याकडे ड्रॅगन आहे का सर? हो, शेख सर. ड्रॅगन मी गेल्या वर्षी लावलेलं होतं सर. ए व्हरायटी आहे, जे महाराष्ट्रात आपली बरोबर. जी व्हाईट पल्प आहे बरोबर. ती ए व्हरायटी आहे. मी लावलेली आहे. उमेश सर बोला, उमेश सर बोला. सर खतांचं काय आहे, तुम्ही फक्त शेणखत देता आणि स्लरी देता. त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, मिक्स खत, ऑर्गॅनिक मध्येच मिक्स खत तुम्हाला यूज करायचंय. जसं की लेंडी खत असेल, लेंडी खत असल्यामुळे काय होतं, जे काही बकरे असेल, भेड बकरी आहे ना, जंगलामध्ये चरायला जाते, ऑल प्लांट ते खातात. कोणतेही प्लांट सोडत नाही. त्यामुळे काय होतं, आपल्याला मायक्रोन्यूट्रिएंट मिळतं त्यांचं जे खत आहे त्यामुळं. त्यामध्ये काय आपल्याला लेंडी खत यूज करायचंय. त्याचबरोबर आपल्याला तुमच्या जमिनीमध्ये चांगलं बॅक्टेरिया पैदा होण्यासाठी त्याच्यासोबत तुम्हाला बॉयलरचं खत म्हणजे कोंबडी खत यूज करायचंय. तिन्ही खतं तुम्ही भेसळ करून यूज करा, तुम्हाला रिझल्ट चांगला भेटेल सर. ठीक आहे. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. धन्यवाद सर. ओके सर. सर्वात शेवटी पूर्ण टीमचं शेकूर फाउंडेशन तर्फे विशाल सर, कल्पेश सर, संतोष सर आणि उमेश सर यांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो आणि आजचा ओके हा सर, कार्यक्रम थँक्यू. या ठिकाणी संपला असं मी जाहीर करतो.